हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से PWI जैम एंड CSI नेट प्लेटफॉर्म पर। और मैं हूं आपका अपना संजय सर। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो देखिए, CUT PG का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। यानी कि आपने जो IIT जैम का पढ़ लिया वो तो आपका CUT PG के अंदर है ही। साथ साथ जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, कुछ आपके गिने चुने 4 टॉपिक्स हैं जो एक्स्ट्रा हैं, जिसमें आता है आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो कि मैं करा रहा हूं आपको। एक आएगा आपका रिंग थ्योरी जो संजीव सर कराएंगे आपको। फिर आएगा आपका यहाँ पर वेक्टर कैलकुलस केशव सर कराएंगे। एंड लास्ट आपका एलबीपी जो आपको यस सर कराएंगे। तो ये 4 टॉपिक्स हैं जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, उनको हम कैटर करेंगे यहाँ पर। तो इंट्रोडक्शन टू कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के थोड़े बहुत 20-25 लेक्चर होंगे, है ना, उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। थोड़ा कंसेप्ट पर फोकस करना। और देखो, जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पे कम से कम 10 से 12 क्वेश्चंस आते हैं आपके CUT PG के अंदर। तो जो 10 से 12 क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन का जो वेटेज है वो 4 मार्क्स होता है। तो 4 मार्क्स का मतलब कितना है, समझ जाओ कि जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है लगभग लगभग 40 प्लस रहने वाला है। और जो कट ऑफ जाती है CUT PG की भाई, वो ज्यादा जाती है, ध्यान रखना, बहुत कट ऑफ जाती है, 200 प्लस जाती है। कट ऑफ जो जाती है वो 200 प्लस ही जाए। कट ऑफ मतलब कि जो आपका रैंक होगा, अच्छी यूनिवर्सिटी आपको मिलने वाली है, वो 200 प्लस जब स्कोर रहेगा तभी आपको मिलेगी। तो यहां पर कंपटीशन ज्यादा है, बिकॉज क्योंकि पेपर इजी होता है। पेपर क्या होता है, इजी होता है, इसलिए यहां पर आपका कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझना है, ठीक है। तो IIT जैम का एग्जाम आई होप आप सभी का अच्छा गया होगा, आपने अपना बेस्ट दिया होगा, ठीक है। जिसका भी थोड़ा बहुत लगता है कि, है ना, आप कगार पर हो, कोई बात नहीं, उसको ज्यादा हावी मत होने दीजिए अपने ऊपर, ज्यादा सोचिए मत। जो हो गया सो हो गया। अब आपकी बारी है CUT PG की। 1 महीना है, अब जी जान लगा दो इस 1 महीने में, जितना हो सकता है उतना पढ़ लो, ठीक है। एंड गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करें फिर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। अच्छा, पहले कैसा गया आपका एग्जाम, कितने लोगों को लगता है अच्छा गया, क्या लगता है आपको, उम्मीद है किसी को, बिलीव है किसी को अपने ऊपर। रिव्यू रिव्यू दे सकते हो आप, है ना, थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से कितना किसका हुआ है। फिर स्टार्ट करते हैं थोड़ा, ठीक है। जो हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं, उसको ज्यादा सीरियस मत लेना। जो हो गया सो हो गया, आप उसको चेंज नहीं कर सकते यहां पर। तो आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बारे में। सर मेरा 25 प्लस आएगा, स्कोर बता रहे हो आप, ओके अमित। सर आपके पढ़ते हुए ओडी के, अवनी क्या कह रहे हो, आपके पढ़ाते हुए ओडी के, यस। अनु ठीक ठाक गया सर, ओके ओके था, बट कट ऑफ क्लियर हो गई इतना पक्का है, ओके। 40 to 45 आ रहा है सुजीत, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सर सिर्फ 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट था, ओके कोई बात नहीं, 25 क्वेश्चन खराब नहीं होते। 25 क्वेश्चन ठीक है, डिपेंड करो कि कट ऑफ कितनी जाती है, और आपने 25 क्वेश्चन किए, उसमें 2 नंबर्स के कितने थे और 1 मार्क्स के कितने थे, वो डिपेंड करेगा। मुझे क्वेश्चंस आते थे बट टाइम मैनेज नहीं करना आया, भाई वही तो बार बार कहा था, टेस्ट सीरीज दो, है ना, मॉक टेस्ट दो, तभी आपको आएगा टाइम मैनेज करना। और किसी क्वेश्चंस को ईगो पर नहीं लेना। आप भी कह रहे थे ना कि एक क्वेश्चन में 30 मिनट लग गया, तो भाई ऐसे क्यों करते हो, ईगो पे मत लिया करो किसी भी क्वेश्चन को, नहीं होना छोड़ो, चाहे कितना भी आपका वो स्ट्रॉन्ग टॉपिक हो। ये गलतियां अब मत करना, ठीक है। मैं इसलिए क्यों कह रहा हूं, इसको क्यों बता रहा हूं दोबारा, इसलिए कह रहा हूं कि जो गलतियां आपने यहां पर करी, अब उन गलतियों से सीखो, और उसको अब जो CUT PG का एग्जाम है वहां पर बिल्कुल अप्लाई मत करना उनको, ठीक है। भूल कर भी वो गलती मत करना। तो ये ध्यान रखना, जो गलतियां हुई उनको अपने माइंड में रखना कि क्या क्या गलतियां की है। क्वेश्चंस हो गए थे, ओके, बहुत ठीक था सर ओडी, ओके। सर जैम के लिए 1 साल ड्रॉप लेना सही है क्या, देखो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। आपको लगता है कि आपको IIT से MSc करनी है, आपको कहीं और से नहीं करनी, तो यू कैन ड्रॉप, आप ड्रॉप ले सकते हो। अगर फैमिली सपोर्ट करती है, आपको गट्स फीलिंग है कि मैं नेक्स्ट टाइम पक्का 100% IIT जैम का एग्जाम क्वालिफाई कर लूंगा, तो आप ले सकते हो ड्रॉप, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आपको अपने ऊपर विश्वास, आपको अगर नहीं हुआ तो उसके लिए आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते, है ना, अपने ऊपर ही आपको वो चीज लेनी पड़ेगी। तो अपने ऊपर विश्वास रखना है और मेहनत करनी है, लेने में कोई नहीं, मैंने खुद ने ड्रॉप लिया है, तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। सर 50 प्लस का चांस है, संघर्ष, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सर IIT बॉम्बे मिल सकता है, सुजीत देखो डिपेंड करेगा रैंक के ऊपर। अब किसका पेपर, क्योंकि आप जिस हिसाब से बता रहे हो मॉडरेट हम बोल सकते हैं उसको, ना तो हार्ड बोलेंगे ना इजी बोलेंगे, लेकिन मॉडरेट।
अब वो कितने लोगों को मॉडरेट लग रहा है, हो सकता है आप लोगों को मॉडरेट लग रहा है, किसी और को ना लग रहा हो, ये भी तो पॉसिबल है ना। ठीक है, तो डिपेंड करता है, कट ऑफ के ऊपर है। तो कोशिश करो आईआईटी बॉम्बे, अगर आप जनरल में हो तो कट ओबीसी में हो तो आपको आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली आपको तभी मिल सकते हो आप टॉप 100 में हो, अदरवाइज बहुत कम चांसेस होते हैं। अभिज्ञान भाई, इनको कोई बताओ कि प्लीज ऐप को अपडेट कर ले, अभिज्ञान पंडित को बता दो, प्लीज कमेंट कर दो। सर मुझे तो सिर्फ आईआईटी से करनी है, प्रतीक शर्मा, ओके। अगर आपका एग्जाम अच्छा गया, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। सर जी आर पार हो क्या कह रहे हो सर जी, आर होगा या पार, ओके अच्छा ठीक है, लेट्स सी। सर मैंने 2 मंथ्स प्रिपरेशन की थी, उसके हिसाब से 15 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, बस कोई बात नहीं। मतलब आपको थोड़ा एक्सपीरियंस तो हो गया कि एग्जाम किस तरीके से आता है, किस तरीके से आपको पढ़ना है और कहां से किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, इतना एक्सपीरियंस हो गया, वेल एंड गुड। यही क्वेश्चन प्रैक्टिस से होता है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस मतलब मॉक टेस्ट तरीके से देते हो तो अगर आप किसी पेपर को सीरियस लेकर देते हो तो आपको पहले ही एहसास हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं, टाइम हो सकता है कुछ आपका टाइम ना हो, ठीक है, हर चीज का टाइम होता है, तो जो टाइम होता है वो टाइम आने पे ही चीजें हमें मिलती हैं, तो ऐसा सोचो, पॉजिटिव सोचो। सर टॉप 150 पर ईडब्ल्यूएस ओबीएस को मिल जाएगा आईआईटी बॉम्बे, चांसेस देखो होते हैं लेकिन कम चांसेस हैं, अंडर 100 है तो फिर तो लगभग लगभग चांसेस हैं। सर मैंने पीवाईक्यू टेस्ट दिए थे, मेरी सिर्फ कट ऑफ ही क्लियर हो पा रहा था, ओके। हमको ओडी के सारे क्वेश्चंस आते थे बट सॉल्व करने के बाद आंसर नहीं मैच कर पा रहे थे, कोई नहीं, कुछ ना कुछ प्लस माइनस होता है भाई, कोई बात नहीं, चलो अब पढ़ते हैं यहां पर। आंसर की देखें या नहीं, ये तो भाई देखो मैच कर लेना, क्यों भागना उस चीज से, जो हकीकत है वो तो हकीकत ही रहेगी, है ना। आंसर की मैच कर लेना भाई, जो 2 मार्च के बाद रिजल्ट आएगा तब दिल दुख होगा, उससे पहले उस दिल को पहले दुखी करके अपने आप ने जो अपना दिल है उसको स्ट्रांग बना लो, है ना। मेरा मानना तो ये होता है, जो चीजें वो तो नहीं, आंसर की मैच नहीं करते तो वो भाग रहे हैं ना हम अपने उससे, तो क्यों भागना भाई, मैच कर लो। मैच बन रहा है वो रियलिटी आपके सामने हो जाएगी रिजल्ट से पहले कि हाँ भाई कितने मार्क्स बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं, ठीक है, तो करने में कोई बुराई नहीं है, बस बी पॉजिटिव। इस बार कट ऑफ के जो चांसेस हैं, जो उस हिसाब से पेपर 25 का राउंड ही रहने वाला है, इससे ज्यादा नहीं जा सकता, 25 का राउंड रहेगी कट ऑफ, ये पक्का है, कट ऑफ जो है 25 का राउंड ही रहेगी। आंसर की कब आएगा, 1 वीक के अंदर आ जाएगा शायद, ठीक है, 1 वीक के अंदर आ जाती है। चलो अब जो हुआ सो हुआ, ठीक है, यानी कि कुल मिला के ठीक है, इन गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो। तो हम अब स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ठीक है, ठीक है, तो अब यहां पर ध्यान दो, ठीक है, जो हो गया सो हो गया, आपने अपना रिव्यू दे दिया, ठीक है, आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि कैसा गया है कैसा नहीं है, जो गलतियां हुई है उनसे सीखो, बस यही चीज है कि जो गलत, कभी भी हम फेल नहीं होते, है ना, ये हम एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है कि हम कभी भी फेल नहीं होते, या तो हम सीखते हैं, या तो हम सीखते हैं या हम सक्सेस होते हैं, दो ही चीजें होते हैं, या तो हम सक्सेस हो गए या फिर हम सीखते हैं, फेल कभी नहीं होते, ठीक है, तो आप फेल नहीं हुए हो, आपने अपनी गलती जो कुछ ना कुछ चीजें सीखी है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो ऐसा मत सोचो। तो स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, देखो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो अस्तित्व में कैसे आया, तो बहुत पहले की बात है कि एक चीज ऑब्जर्व की गई कि हमारे पास अगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन कह रहा हूं, एक आपके पास इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हम सपोज करो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते हैं x² + 1 = 0, हम पॉलिनोमियल के रूट्स निकालते हैं, है ना, हम पॉलिनोमियल्स के रूट्स निकालते हैं, तो यहां पर देखा गया है कि जो ये पॉलिनोमियल लिखा हुआ है इसके तो रूट्स जो है कोई रियल नंबर तो है ही नहीं, अगर हम इसको रूट्स निकालें, जो पैटर्न होता है x² = -1 एंड x = ±√1, अब रूट माइनस रूट के अंदर तो नेगेटिव नंबर डिफाइन नहीं होता, तो फिर आगे चल के इसी को हमने नाम दे दिया कि यहां पर इन्होंने नाम दिया, इन्होंने टेक √-1 = आयोटा, तो इन्होंने इसी को नाम दे दिया √-1 = आयोटा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा इसका स्क्वायर -1 और आयोटा का स्क्वायर आयोटा, तो ये एक वैल्यू आई, ठीक, तो इसका जो रूट्स है वो क्या है, रूट इस तरीके से है,
और आप यहां पर कुछ और चीजें अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं। इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर अस्तित्व में आया। कुल मिला के कॉम्प्लेक्स नंबर अस्तित्व में कैसा आया? इस रूट की हेल्प से। तो पहले जो कॉम्प्लेक्स, जब इसको हमने देखो, इसको नाम बाद में दिया गया, रूट -1 को नाम आयोटा बाद में दिया गया। इसको क्या बोलते हैं? आयोटा। सबको पता है इतना तो, आई होप। आयोटा, इसको आयोटा हम बाद में बोलते हैं। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर आए थे, हम यहां पर देखा कि जो कॉम्प्लेक्स जैसे रूट है, अब यहां पर टू भी हो सकता था, 2+, ठीक है। जैसे -1 आया, यहां पर कुछ और भी हो सकता था। जैसे मान चलो ये एक नंबर है, जैसे मान चलो एक नंबर लेते हैं, एक नंबर है 1+√-1 × 3, ये एक नंबर है, ठीक है। तो इस नंबर को, इसको नाम सपोज करो जेड का नाम देते हैं हम। तो इस नंबर को सबसे पहले लिखा गया इस तरीके से 1,3, इस तरीके से लिखा गया। जब तक √-1 को आयोटा नाम नहीं दिया गया, तब तक हम इसको लिखते थे 1,3। यानी कि ये क्या है? इसको बोलते थे कोफिशिएंट, सिंपल कोफिशिएंट, यानी कि इसको बोलते थे रियल पार्ट। क्या बोलते थे भाई? रियल पार्ट। इस फर्स्ट कंपोनेंट में लिखते थे ये वाला, जिसमें आपका √-1 नहीं है। और जो ये है सेकंड कंपोनेंट, तो बेसिक चीज है, आज बेसिक जानेंगे ताकि थोड़ा इंटरेस्ट हमारा डेवलप हो सके कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। इसको सेकंड कंपोनेंट, हमेशा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते थे, और इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखते थे, जिसमें फर्स्ट कंपोनेंट आपका होता था रियल पार्ट, जो कि जो √-1 का कोफिशिएंट नहीं था, और यहां पर सेकंड कंपोनेंट में लिखते थे √-1 का जो कोफिशिएंट है प्लस के साइन के साथ 3। तो ये क्या है? इस फर्स्ट कंपोनेंट को बोलते थे रियल पार्ट, और हमने जो √-1 इसको बोलते थे इमेजिनरी पार्ट। फिर जैसे जैसे आगे हम बढ़े, है ना, 17-18 सेंचुरी में आए, तो आपका आयोटा इंट्रोड्यूस हो गया, किसके नाम से? √-1 इंट्रोड्यूस हो गया आयोटा से। तो इसको आगे चल के लिखने लगे कि भी, जैसे अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर, सेम कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूं 1+√-1 × 3, तो इसको लिखने लगे 1+i/3, ठीक है। तो जो आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होता है, √-1 के साथ मल्टीप्लाई होता है, उसको हम बोलते थे 3। यहां पर क्या है? इमेजिनरी पार्ट है, 3 इमेजिनरी पार्ट है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का, और 1 क्या आपका रियल पार्ट है, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जो रिप्रेजेंट करते थे जिस वेरिएबल से, वो था आपका जेड वेरिएबल, और अभी भी इससे रिप्रेजेंट करते हैं मोस्टली। जेड यहां पर क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? किससे शो करते हैं? जेड वेरिएबल से। जैसे रियल नंबर्स को एक्स और वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, उसी के कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये चीज है। तो ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर फिर एक सेट बना, उसको सेट को रिप्रेजेंट करते हैं सी से। ये सी लिखा, इसको हमने क्रॉस कर दिया इस तरीके से। ये क्या है? सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, इससे रिप्रेजेंट। जैसे सेट ऑफ रियल नंबर क्या होता है? सेट ऑफ रियल नंबर आपका ये होता है, दिस इज द सेट ऑफ रियल नंबर। और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? सी एंड ये। कई बार आपको पेपर में दिखेगा इस तरीके से, ऐसे, ठीक, दो मतलब सी, और सी के अंदर एक और सी आ जाएगा, इस तरीके से दिखेगा। इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या है? सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैसे होते हैं? अभी मैं आपको दिखाता हूं, प्रॉपर लिखता हूं। सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये कैसे होता है? ये होता है, इसके अंदर वो सारे जेड होंगे। जेड किस टाइप के? x+i/y टाइप के। इसके अंदर जेड टाइप्स के एलिमेंट होंगे, यानी कि x+i/y, जहां पर x क्या है? रियल पार्ट है किसका? जेड का। y क्या है? इमेजिनरी पार्ट। और जो ये x, y, जो ये x है और y है, ये कहां से बिलोंग करेंगे? ये आपके रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। x और y कहां से होगा? रियल नंबर से। जैसे ये फॉर एग्जांपल 1+i/3, तो 1 क्या है? रियल नंबर, 3 क्या है? रियल नंबर, और आयोटा ही है। दिस इज सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये किसके इक्विवेलेंट है? हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो यहां पर x+i/y है, इसको हम एज अ ऑर्डर्ड पेयर भी देख सकते हैं। दिस इज एन इक्विवेलेंट टू x, y ऑर्डर्ड पेयर। क्यों? क्योंकि फर्स्ट कंपोनेंट आपको रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड कंपोनेंट आपका इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। आई होप इतना क्लियर है। किस मैथमेटिक्स ने आयोटा नाम दिया भाई? ये तो मैंने भी याद नहीं है मेरे को, है ना। एक बार बुक देख लेना, बुक मैं इसको बता दूंगा। इसके लिए जो बुक है, अगर मैं आपको बुक प्रीफर करूं, बुक यहां पर प्रीफर करते हैं, चलो बुक का नाम यहां पर लिख लो आप, नन यहां पर
बुक है आपकी कॉम्प्लेक्स, सबसे अच्छी बुक है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल विद एप्लीकेशन। आई थिंक ये टाइटल है, एप्लीकेशन, ठीक है, बाय एस पुन्नुस्वामी। एस पुन्नुस्वामी एंड एक और राइटर है एच सिल्वरमैन, यानी कि हर्ब सिल्वरमैन। ये दो राइटर है, ठीक है, ये राइटर हैं, ये बुक का नाम है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल विद एप्लीकेशन। तो ये बहुत बेस्ट बुक है, इसको आप फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज अभी फॉलो करने का टाइम नहीं है, ठीक है। आप कभी इन फ्यूचर जब आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ोगे फिर फॉलो करना, अभी के लिए लेक्चर्स अच्छे से करो, आपको सब चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। लेक्चर्स फॉलो करो ओनली, लेक्चर अच्छे से पढ़ लो, इसी में आपका काम हो जाएगा। तो ये इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्लियर हो गया। अच्छा, यहां पर जो आपका एक्स है उसको क्या बोलते हैं, यहां पर जो आपका x है कॉम्प्लेक्स नंबर में, अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो यहां पर जो आपका x है, x उसको बोलेंगे आर ई, यानी कि रियल पार्ट रिप्रेजेंट करेंगे आर ई ऑफ जेड, यानी कि जेड का रियल पार्ट। और यहां पर जो y होगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे इमेजिनरी पार्ट, आई एम इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, दिस। तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करोगे, ओके। अच्छा, अब मान लो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करोगे, देखो मैं मेन करा रहा हूं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज करो ये एक x1 प्लस आयोटा y1, ये y1 नेगेटिव भी हो सकते हैं, x1 नेगेटिव भी हो सकता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ये z1, और एक आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है z2 x2 प्लस आयोटा y2। तो z1 इंटू z2 मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, x1 प्लस आयोटा y1 x2 प्लस आयोटा y2, z1 लिख लिया z2 लिख लिया, कैसे मल्टीप्लाई करोगे, देखो जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो सेम एक रूल बन जाएगा, जैसे आप सेम करते हो, जैसे x1 की x2 में करा आपने, चलो करो, x1 की x2 में करा, फिर x1 की इसमें करा, ठीक है, आयोटा एज इट इज x1 y2, ठीक है, इसको दोनों में कर दिया, अब इसकी बारी, प्लस आयोटा y1 x2 में, तो y1 x2, अब ये आयोटा यहां पर आयोटा, तो आयोटा 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 स्क्वायर y1 एंड y2, y1 एंड y2, आप ये कर रहे हो, ठीक है। तो x1 x2 इसमें रियल पार्ट आयोटा नहीं है, आयोटा का स्क्वायर कितना होता है, अभी बताया था आपको, आयोटा का स्क्वायर -1, तो आयोटा का स्क्वायर क्या हो गया -1, तो ये आ जाएगा -y1 y2, तो -y1 y2, इसमें आयोटा कहीं नहीं है, आयोटा खत्म, ये इस तरीके लिखो, फिर प्लस इन दोनों से कॉमन ले लो आयोटा, आयोटा कॉमन लिया, यहां से आया x1 y2 प्लस यहां से आया y1 x2, दिस। तो जो रिजल्ट आ रहा है z1 z2 मल्टीप्लीकेशन होकर आ रही है, वो क्या आ रहा है, x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस आयोटा x1 y2 प्लस y1 x2। तो ये आपको एक फॉर्मूले की तरह याद रख सकते हो, उसको हो क्या रहा है, इसको याद रखने का तरीका क्या है, देखो इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर की आप आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो z1 इंटू z2, यानी कि x1 प्लस, मैं फिर से बता देता हूं, आयोटा y1 x2 प्लस आयोटा y2। देखो या तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हो मल्टीप्लीकेशन, या याद रख सकते हो कैसे, कि यहां पर क्या हो रहा है, देखो इसका पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कितना है, x1, ठीक है, यस, लियोनार्ड यूलर ने आयोटा नाम दिया, यस, ओके, थैंक यू अमित, ठीक है भाई। तो यहां मैथमेटिक्स का नाम आ गया, गूगल कर लो, करो, चलिए। भाई साकार 2025 की जो क्लासेस है आपका, तब तक आई थिंक सीयूटी पीजी का एग्जाम नहीं होता तब तक है आपके साथ, है ना, जो भी आपने जो बैच खरीदा है उस बैच की जो वैलिडिटी है वो देख लेना आप कब तक है, जहां तक कि मुझे लगता है वो आपका सीयूटी पीजी का जो एग्जाम है तब तक वैलिड रहेंगी वो सारी वीडियोस, उसके बाद आई थिंक आपका बैच एक्सेस खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना भाई, किसी को बेसिक चीजें हैं, कुछ इतना है नहीं। तो यहाँ पर क्या करा, देखो x1 पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, दूसरे का रियल पार्ट, तो x1 इंटू x2, तो यहां पर इसका क्या है, रियल पार्ट, इसका रियल पार्ट,
तो पहले का रियल पार्ट x1, दूसरे का रियल पार्ट आपस में मल्टीप्लाई, माइनस करोगे यहां पर हमेशा माइनस माइनस, फिर पहले का इमेजिनरी पार्ट y1 विद साइन, प्लस का साइन है, यहां पर इमेजिनरी पार्ट क्या है y2 विद साइन y1 y2, तो ये आपका एक बनेगा रियल पार्ट, जो प्रोडक्ट आएगा उसका रियल पार्ट बनेगा, प्लस आयोटा। अब क्या लेंगे, इसका रियल पार्ट इसका इमेजिनरी पार्ट, तो पहले का रियल पार्ट x1, दूसरे का इमेजिनरी पार्ट y2, प्लस अब यहां प्लस करोगे, यहां माइनस कराते हैं, यहां प्लस, पहले का इमेजिनरी पार्ट, दूसरे का रियल पार्ट, खत्म। दिस इज द प्रोडक्ट, यहां पर भी देखो यही आया है, तो ये पैटर्न होता है, तो यहां से एक पैटर्न बना कि रियल पार्ट की रियल पार्ट साथ माइनस इमेजिनरी पार्ट की इमेजिनरी पार्ट साथ, प्लस ये रियल नंबर आएगा, एक रियल कोएफिशिएंट बनेगा प्रोडक्ट का, यानी रियल पार्ट, फिर आयोटा लगाओगे, पहले का रियल पार्ट दूसरे का इमेजिनरी पार्ट मल्टीप्लाई करा, प्लस करोगे पहले का इमेजिनरी पार्ट दूसरे का रियल पार्ट, तो ये आपका प्रोडक्ट आएगा। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कॉम्बिनेशन कि प्रोडक्ट किस तरीके से आपका डिफाइंड हो रहा है। इज इट क्लियर? भाई बैच एक्सेस होने के बाद जो आपने डाउनलोड कर रखी है किस तरीके से, ऐप में डाउनलोड है तो नहीं होगा, ऐप का एक्सेस ही खत्म हो जाएगा आपके बैच का। अगर आपने वैसे डाउनलोड कर रखी है अपनी गैलरी में तो अलग बात है, फिर वो देख सकते हो आप, ठीक है, फिर वो आप देख सकते हो। इसको बताओ, इसी तरीके से मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, z1 प्लस z2 करो भाई, अगर ये x1 प्लस आयोटा y1 है और ये x2 प्लस आयोटा y2 है तो क्या आएगा एडिशन, यस सर जैम में सिर्फ आग लगाया हूं, सीटी में धमाका करेंगे। चलिए भाई, गैलरी में भी डाउनलोड हो जाता है, मुझे नहीं पता भाई गैलरी में डाउनलोड होता है कि नहीं होता, ठीक है, मैं बता रहा हूं। तो क्या होगा, वेरी गुड, बहुत अच्छे अदिति। x1 देखो यहां पर क्या है, रियल पार्ट की रियल पार्ट के साथ एडिशन, यहां जो एडिशन होगा रियल पार्ट का रियल पार्ट के साथ एडिशन होगा, इमेजिनरी पार्ट का इमेजिनरी पार्ट के साथ एडिशन होगा। तो यहां पर रियल पार्ट कितना है, इस पहले का x1 दूसरे का x2, तो रियल पार्ट का एडिशन रियल पार्ट के साथ x1 प्लस x2 ये रियल पार्ट हो जाएगा, प्लस इमेजिनरी पार्ट का इमेजिनरी पार्ट, तो आयोटा कॉमन y1 प्लस y2। जिस तरीके से ऑर्डर पेयर को करते हो, ऑर्डर पेयर में क्या होता है, जैसे ऑर्डर पेयर आपने अलजेब्रा पढ़ा है ना सभी ने, है ना, तो क्या होता है x1 y1 प्लस x2 y2, इसमें क्या होगा, रियल फर्स्ट कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सिंपल कंपोनेंट वाइज एडिशन, वही चीज है ये, कंपोनेंट वाइज एडिशन y1 प्लस y2, ठीक वही चीज है। तो इस तरीके से एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन आपका होता है। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर को, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट क्या होता है, आई होप सबको क्लियर होगा। लेट जेड बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट जेड इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो कॉन्जुगेट ऑफ जेड इज डिफाइंड एज, conjugate of a complex number z is represented as z conjugate, z का बाहर लगा देंगे, क्या है, रिप्रेजेंट किसको रिप्रेजेंट करता है, z conjugate, एंड डिफाइंड एज, और डिफाइंड कैसे होता है भाई, डिफाइंड होगा आपका ये यहां पर z
कॉन्जुगेट, यानी जेड क्या था आपका x प्लस आयोटा वाई, तो इसका बार यानी कि कॉन्जुगेट क्या होगा, जो जहां जहां आयोटा होगा उस आयोटा को आप रिप्लेस कर दोगे माइनस आयोटा से, आयोटा को रिप्लेस कर दोगे किससे, माइनस आयोटा से। ठीक है, पढ़ लो भाई पढ़ लो, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बहुत अच्छा। देखो मैं एक गारंटी के साथ दे सकता हूं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, इसमें से अगर 10 क्वेश्चन आपसे पूछे गए 10 के 10 क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे सॉल्व, ये पक्का गारंटी, गारंटी है मेरी। 10 में से 10 क्वेश्चन सॉल्व कर आओगे आप, एक क्वेश्चन भी नहीं छूटने वाला आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जो भी ये 15-20 दिन चलेगा आपका। ठीक है, 28 फरवरी को मैं खत्म करने वाला था, लेकिन कोई नहीं, फिर मैंने क्लास थोड़े छोटे कर दिए लेक्चर, तो मैं 5 मार्च तक इसको खत्म कर दूंगा। और 5 मार्च तक आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया तो अगर 10 क्वेश्चन या 11 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन, जितने मिनिमम 10 क्वेश्चन पूछता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर, तो 10 के 10 क्वेश्चन अगर पूछे 10 के 10 क्वेश्चन करके आओगे आप, ये गारंटी है मेरी। लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। गारंटी मैं तभी कह रहा हूं जब आपको पढ़ोगे, मैं अपना 100% दे रहा हूं, आपको भी अपना 100% देना पड़ेगा, अदरवाइज फिर गड़बड़ है यहां पर। ठीक है भाई, अभी सीयूटीपीजी की डेट है, जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया प्लीज कर दो। ठीक है, सभी कर दो, जिनका जैम का एग्जाम अच्छा है वो भी कर दो भाई, है ना। फॉर्म फिल करने में कोई बुराई नहीं है, एग्जाम देने में कोई बुराई नहीं है, आपका जो सीवी है रिज्यूम है वो अच्छा ही होगा कि हाँ भाई आपने आईटी जैम का एग्जाम क्वालिफाई किया है, सीयूटीपीजी का एग्जाम क्वालिफाई किया, वो अच्छा रहेगा, तो भर देना भाई जिन्होंने अब तक भरा नहीं है। बिल्कुल, यहां पर जो बाकी सीयूटीपीजी और सिलेबस बच गया वो कवर होगा। तो ये आपका क्या होगा, कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट क्या होगा, आयोटा को रिप्लेस कर देंगे माइनस से, तो ये जेड कॉन्जुगेट है। अगर मान के चलो मैं जेड कॉन्जुगेट का फिर से कॉन्जुगेट करूं, तो अगर मैं जेड कॉन्जुगेट आपने कर रखा है और मैं इसका फिर से कॉन्जुगेट करूं तो क्या होगा, तो जेड कॉन्जुगेट आपने क्या क्या आया था, एक्स माइनस आयोटा वाई, इसका मैं फिर से कॉन्जुगेट कर रहा हूं तो क्या आ जाएगा, इसका फिर से कॉन्जुग आयोटा को फिर से रिप्लेस करोगे माइनस आयोटा से, तो आयोटा की जगह माइनस आयोटा, माइनस पहले से है तो ये हो जाएगा प्लस, प्लस आयोटा वाई, और ये किसके इक्वल है, जेड के इक्वल। तो अगर हम जेड का कॉन्जुगेट करते हैं और फिर से कॉन्जुगेट करते हैं तो वो जेड के बराबर ही आ जाता है, वो क्या आ जाता है, वो जेड के बराबर ही आ जाता है आपका। इज इट क्लियर, यस। नहीं होगा भाई, सीटीपीजी क्लासेस चल रही है तो अब बाकी वो नहीं होगा खत्म, ऐसा नहीं हो सकता। भाई दे दो, चलो ये कॉन्जुगेट हो गया। अच्छा अभी आपने ऑब्जर्व किया कि अगर कोई जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपने ऑब्जर्व किया कि अगर जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो जेड कॉन्जुगेट क्या होगा, जेड कॉन्जुगेट होगा एक्स माइनस आयोटा वाई। ठीक है, ओके जी, ठीक है। व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड कितना होगा, रियल पार्ट ऑफ जेड एक्स होता है, एक्स होता है। तो यहां से एक्स की वैल्यू क्या आएगी, जेड की टर्म में एक्स की वैल्यू, जेड और जेड कॉन्जुगेट दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, दोनों को ऐड करो जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट, दोनों को ऐड करोगे 2x आएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी ये आएगा एवरीवन। सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड y होता है, तो y कैसा आएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, घटा दो, जेड में से जेड बार को घटा दो, तो जेड में से जेड कॉन्जुगेट को घटाओ, तो ये घटाओगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये कैंसिल आउट, तो 2 आयोटा y आएगा, और 2 आयोटा से डिवाइड कर दो, तो दिस इज द इमेजिनरी पार्ट। तो ध्यान रखना किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट होता है वो x के बराबर होता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर अगर ये है, तो अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है भाई, अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो अगर इसका रियल पार्ट पूछे z, वो x होगा, और x क्या होगा, z कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस z कॉन्जुगेट बाय 2, एंड इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, z माइनस z कॉन्जुगेट बाय 2 आयोटा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चंस बनते हैं आपके सीयूटीपीजी के अंदर, ध्यान रखना। ठीक है, तो जो ये आपको दिख रहा है सर 19 मार्च को खत्म होगा प्लान, जब लिया था उसमें डेडलाइन लिखी हुई थी। ठीक है कमल सैनी, वेरी गुड। तो है ना, वो 31 मार्च मान के चल लो, टेंशन मतलब जब तक सीयूटीपीजी का एग्जाम आपका रहेगा तब तक रहेगी वैलिडिटी, तो
उसके लिए घबराइए मत। इज इट क्लियर? तो यहां पर रियल पार्ट ऑफ जेड इतना आ गया और ये आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन सभी कराएंगे हम ना, सबको बस कंसेप्ट समझ लो। मैग्नीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर? तो जैसे एक आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, अगेन लेट जेड बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई बी अ complex number. The magnitude of z, the magnitude of z and the complex number is represented as is represented as modulus of z. मॉडुलस z लिखोगे दोनों तरफ क्या लगा दोगे? मॉड का साइन। इज रिप्रेजेंटेड एज मॉड ऑफ z एंड डिफाइंड एज और डिफाइंड कैसे होगा कि z का वैल्यू रिप्रेजेंट इससे कर रहे हैं, z क्या है आपका x प्लस वाई, तो यहां पर x क्या रियल पार्ट, तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस यहां पर ये क्या है y इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर रूट। इस तरीके से करता। अच्छा ये होता क्यों? यस कुछ पूछ रहे हो भाई? इस बार जैम में कितना कट ऑफ जाएगा? वही 25 भाई बता चुका हूं। इफ यू वांट देन यू कैन भाई पढ़ लो। क्यों आप सोच रहे हो कि आपका सीयूटी पीजी का भी एग्जाम खराब जाए? पढ़ लो यहां पर, ठीक है? पढ़ लो पढ़ लो, पढ़ाई में ही रखा है कुछ, फिर बाद में पछताना रह जाएगा। अभी जो इस एज में हो ना, आपको लग रहा है कि ठीक है मौज मस्ती करनी चाहिए, लेकिन 1-2 साल बाद लगेगा कि लाइफ में कुछ है ही नहीं करने को, कुछ कर ही नहीं पाए। तो इसलिए कह रहा हूं पढ़ लो, फायदे में रहेगा आपके। ओके तो ये क्या होता है? देखो इन जनरल हम यहां पर जो लिख रहे हैं, जो आपको दिख रहा है, एक चीज यहां रखना, एक चीज यहां पर ध्यान रखना, जो ये जो मॉडुलस ऑफ जेड लिख रहे हैं ना, इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है जेड माइनस जीरो। ये लिख सकते हैं, मॉड ऑफ जेड को लिख सकते हैं जेड माइनस जीरो। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ जेड है, इसका एक्चुअल मतलब क्या है? इसका एक्चुअल में मतलब है डिस्टेंस ऑफ जेड, इसका एक्चुअल मतलब है डिस्टेंस ऑफ जेड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, डिस्टेंस ऑफ जेड अबाउट द पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन बोले तो 0 पॉइंट। इसका एक्चुअल मतलब है जो मैग्नीट्यूड ऑफ जेड है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि उस नंबर का, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो डिस्टेंस है वो ओरिजिन से कितना है। डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम दी ओरिजिन, ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है। देखो इसका मतलब क्या है, अगर ध्यान से देखो, यहां पर आप कह रहे हो ये जेड, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, एक है जीरो, जेड को क्या लिखोगे? एक्स प्लस आयोटा वाई, ऑर्डर पेयर में एक्स कोमा वाई माइनस 0,0। जो ये सिंबल जैसे आप लगाओगे कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, इसका मतलब क्या है? डिस्टेंस। इसका मतलब क्या है? डिस्टेंस क्या है एक्स कोमा वाई का 0,0 से डिस्टेंस। कैसे निकालते हैं डिस्टेंस? डिस्टेंस फॉर्मूला याद है? डिस्टेंस फॉर्मूला याद है? क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, 2D, 2 डायमेंशनल, 12th क्लास, अंडर रूट x2 माइनस x1। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता था? x2 माइनस x1 का स्क्वायर। याद है सबको? x2 माइनस x1, ठीक है? तो यहां पर ये जो पॉइंट है ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ठीक है? तो x2 कितना हो गया? 0। इसको मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, 0। x2 माइनस x1 कितना है? x1 x है, इसका स्क्वायर, प्लस y2 कितना है? 0, y1 कितना है? y, इसका स्क्वायर। कितना आएगा? बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। तो 0 माइनस एक्स, माइनस का एक्स, माइनस का एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, प्लस 0 माइनस वाई, माइनस वाई का स्क्वायर, वाई स्क्वायर। आ गया वही चीज।
यही मैंने आपको लिखा है। मॉड ऑफ जेड कितना है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर रूट बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर इसी तरीके से आपसे कोई पूछे व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 Z2, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, यानी कि मैग्नीट्यूड मतलब यही Z1 Z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का आप डिफरेंस ले रहे हो, Z1 में से Z2 को हटा रहे हो, फिर उसका मैग्नीट्यूड देख रहे हो, या तो इसका जो रिजल्ट आएगा उसको देख लो, या फिर इसका क्या है डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2। तो यहां से क्या हो जाएगा इसका मतलब, या तो आप इसको दो तरीके से देख सकते हो, सब्ट्रैक्ट करने के बाद डिस्टेंस ऑफ, ये एक नंबर आएगा, सब्ट्रैक्ट करा आपने, ये एक नंबर आया Z माइनस Z2, तो डिस्टेंस ऑफ Z1 Z2 फ्रॉम दी ओरिजिन, या तो इस तरीके से लिख सकते हो इसको। अगर इसको एक नंबर मान के चल रहे हो, जो डिफरेंस है उसको एक नंबर मान के चलोगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, तो इस तरीके से कहोगे, या फिर इसको कहोगे, या फिर आप इसको कहोगे, अगर अलग अलग नंबर ट्रीट कर रहे हो तो ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2। तो जो Z1 एंड Z2 पॉइंट है उनके बीच का डिस्टेंस कितना है। मैग्नीट्यूड और क्या बताता है कि Z1 Z था पहले, Z ओनली Z, तो Z और जीरो का डिस्टेंस कितना है, ओरिजिन से लेकर Z के बीच का डिस्टेंस कितना है। अब जीरो की जगह क्या आ गया, यहां पर Z2 आ गया, तो Z1 का Z2 से डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस बिटवीन Z1 Z2, तो इस तरीके से निकालोगे। ओके, चलिए स्क्वायर रूट, और ठीक है, ठीक है कोई बात नहीं, आपको याद है इतना ही काफी है, ठीक है, ठीक, ओके। तो ये हो गया डिस्टेंस फ्रॉम Z1 एंड Z2। आई होप ये क्लियर होगा। कंसेप्ट पर ध्यान रखना, क्वेश्चन अभी हम करेंगे, धीरे धीरे इनका यूज होगा, ये तो बेसिक चीजें हैं। जैसे देखो जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बताता हूं मैं आपको। जेड प्लेन का मतलब क्या है, देखो आप कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करोगे 2D प्लेन में, यानी कि XY प्लेन में। तो जब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जब आप पढ़ रहे हो तो उसको हम XY प्लेन ना बोलकर हम इसको बोलते हैं जेड प्लेन। हम इसको क्या बोलते हैं, जेड प्लेन। क्या बोलते हैं, जेड प्लेन, ठीक है। और या इसको बोलते हैं आर्गेंट प्लेन। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको जेड प्लेन ही रहने देते, स्पेलिंग याद नहीं है, कोई बात। आर्गेंट प्लेन बोलते हैं ना, ARGND होगा, आर्गेंट प्लेन। ओके, जेड प्लेन ध्यान रखो फिलहाल, जेड प्लेन। तो ये हो गया जेड प्लेन। मान के चलो, अब मैं कह रहा हूं कि कोई एक नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड आपका यहां पर है, जेड यहां पर है, ठीक है। इज इट क्लियर, ये आपका ओरिजिन है, ये क्या है ओरिजिन 0,0, यानी कि 0 प्लस आयोटा 0। ये एक नंबर है जेड, ये क्या नंबर है जेड, x प्लस आयोटा वाई। एक्स प्लस आयोटा वाई मतलब क्या है, रियल एक्सिस पर ये आपका एक्स एक्सिस होता है, इसको हम बोलते हैं रियल एक्सिस। एक्स का मतलब एक्स एक्सिस को एक्स एक्सिस ना बोलकर जेड प्लेन में हम बोलेंगे रियल एक्सिस। एक्स एक्सिस को यहां पर क्या बोलेंगे, रियल एक्सिस। और यहां पर हम जो वाई एक्सिस होती है इसको वाई ना बोलकर हम इसको बोलेंगे इमेजिनरी एक्सिस। क्या बोलेंगे भाई, इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है, ओके। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका तो क्या है, ये यहां पर जो x x रियल एक्सिस पर कितना डिस्टेंस है, रियल एक्सिस पर x डिस्टेंस कवर करता है, यहां से कितना डिस्टेंस करता है, x डिस्टेंस। ये कितना डिस्टेंस है भाई, x डिस्टेंस है। और यही ओरिजिन से इमेजिनरी एक्सिस पर कितना डिस्टेंस है, यहां से यहां पर y डिस्टेंस कवर करता है। तो इसमें इसका जो डिस्टेंस दे रहे हैं हम कहां से, ओरिजिन से, कि ओरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना है, ठीक है, बस निकाल दो। ये डिस्टेंस हो रहा है, ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड का, ये क्या है, ये जेड का मैग्नीट्यूड है। और ये जेड का मैग्नीट्यूड क्या है, इसको क्या लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड, ओरिजिन से डिस्टेंस, जो कि क्या आएगा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई है, तो यहां से यहां तक क्या होगा, ये भी वाई हो जाएगा, सबको पता है इतना भी वाई हो जाएगा, बट है ना, पाइथागोरस थ्योरम, ये क्या आएगी, मॉड ऑफ जेड की वैल्यू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, तो पाइथागोरस थ्योरम से होता है। अच्छा, ये तो गया जेड का ओरिजिन से डिस्टेंस। सेम जेड प्लेन यानी कि कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोल सकते हो, जेड प्लेन मतलब कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन,
तो यहां पर मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज करो Z1 यहां पर, ये सपोज करो Z1 है और सपोज करो लो ये Z2 है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो भाई आप निकाल सकते हो डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो यहां पर जो Z1 है, सपोज कर लो जो Z1 है यहां पर वो किसके इक्वल है, Z1 जो है वो इक्वल है x1 प्लस आयोटा वाई, ऑर्डर्ड पेयर में लिखोगे तो x1 y1, और इसको आप लिखोगे x2 प्लस आयोटा y2, और ये किसके सिमिलर होगा, ये सिमिलर होगा ऑर्डर्ड पेयर में x1 y1, और ये किसके सिमिलर होगा भाई, ये जो सिमिलर होगा ये आपका सिमिलर होगा x2 y2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपको इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पता चल जाएगा। डिस्टेंस, और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस कभी ऐसा नहीं होता कि -2, नहीं, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड ऑफ जेड है ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मॉड ऑफ जेड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इज इट क्लियर, इतना सबको पता है। इज इट क्लियर, चलो आगे आते हैं एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा, ग्रुप थ्योरी आपने पढ़ाई है सबको, तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, इतना तो पढ़ाया ना आपने। व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स, अगर मान चलो मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, उसको नाम दे दिया मैंने, ये मान लो सपोज x प्लस आयोटा वाई है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका एडिटिव इनवर्स कह रहे हैं, यहां पर जो ऑपरेशन है वो प्लस ही है, कि अगर उसमें e ऐड करो, सॉरी ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें कोई भी अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं, जो z है, यहां पर w मान लो, तो आपको w निकालना है इनवर्स, यानी किसका इनवर्स, z इनवर्स, सॉरी सपोज को नाम दे दिया z इनवर्स, एडिटिव इनवर्स या फिर w ही दे दो, कि आइडेंटिटी एलिमेंट है कॉम्प्लेक्स नंबर में, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 0 प्लस आयोटा 0, ये होता है। तो यहां से क्या जाएगी w की वैल्यू, ये उधर जाएगा, उधर जाएगा 0 माइनस z, 0 प्लस मतलब 0 का मतलब यहां पर क्या है, 0 का मतलब क्या है, रियल पार्ट 0, इमेजिनरी पार्ट 0, तो कुल मिला के w इज इक्वल टू माइनस z, यानी कि माइनस का x माइनस आयोटा y। दिस इज द एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स क्या है इसका, एडिटिव इनवर्स ये, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है, एडिटिव इनवर्स सबको पता है, माइनस z है ना, माइनस ये। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर यही है नॉन जीरो, देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, दिस इज नेवर जीरो, क्योंकि जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं निकल सकता, तो आपको निकालना है किसका, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो क्या होगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, किससे रिप्रेजेंट, देखो इसको किससे रिप्रेजेंट करा है, अगर z का जो इनवर्स है, इनवर्स एलिमेंट एडिटिव इनवर्स, तो यहां पर लिख लेना कि जो देखो जो चीजें आपको आती है वही मैं करा रहा हूं, बाकी इसको हम करेंगे अच्छे से, क्योंकि करना जरूरी है। एडिटिव इनवर्स ऑफ z इज माइनस z, यहां पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस z की पावर -1, ठीक है, क्या होगा, यानी कि 1/z से रिप्रेजेंट करते हैं। z इनवर्स क्या मतलब क्या है, 1/z। कॉन्जुगेट कर दो बोथ साइड, z कॉन्जुगेट अपॉन z कॉन्जुगेट, क्या आएगा, दिस इज z कॉन्जुगेट, z इंटू z कॉन्जुगेट क्या आएगा, करके देखो एवरीवन, ये करना, z इंटू z कॉन्जुगेट क्या आ रहा है भाई, ध्यान से देखो, z कॉन्जुगेट का मतलब है x माइनस आयोटा y, इसका मतलब है z x प्लस आयोटा y, और z कॉन्जुगेट का मतलब है x माइनस आयोटा y। मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लिकेशन करना आता है, क्या आएगा नीचे एवरीवन, x माइनस आयोटा y, क्या आएगा ये आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कैसे, रियल की देखो, रियल एक्स स्क्वायर, इमेजिनरी इमेजिनरी क्या आएगा, इमेजिनरी इमेजिनरी वाई स्क्वायर। अब रियल की इमेजिनरी में करोगे, इमेजिनरी की रियल में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा। तो कुल मिला के आपके पास क्या आया, तो कुल मिला के यहां से क्या हुआ, तो यहां से आपने एक चीज और देखी, यहां से आपने एक चीज और देखी, जब आप z और z कॉन्जुगेट ले रहे हो, तो जो ये आया है किसके बराबर आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर आया। और ये ही z इंटू जेड कॉन्जुगेट, ये जो होता है ये मैग्नीट्यूड ऑफ z का स्क्वायर होता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ z क्या होता है, z का जो मॉडुलस होता है मैग्नीट्यूड, वो क्या होता है, रूट में होता है। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ z का स्क्वायर करोगे तो मॉड ऑफ z का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां से एक चीज निकल के आएगी आपके पास, z और z कॉन्जुगेट जब भी होगा उसको आप लिख सकते हो, z का मैग्नीट्यूड होगा उसका स्क्वायर आप लिख सकते हो, ये ध्यान रखना। बाकी इनवर्स क्या आ रहा है, रियल पार्ट अपॉन में एक्स, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये आ रहा है, माइनस
आयोटा इमेजिनरी पार्ट अपॉन में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो आप डायरेक्ट इनवर्स निकाल सकते हो। फॉर्मूला याद रखो कि रियल पार्ट जो भी एक्स गिवन है आपको और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस करोगे यहां पर वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज अ एडिटिव इनवर्स। किसके लिए डिफाइन है? नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, क्योंकि जीरो होगा फिर डिफाइन नहीं बनेगा। क्योंकि अगर एक्स जेड जीरो हो गया तो यानी कि एक्स जीरो वाई जीरो, और नीचे जब एक्स जीरो और वाई जीरो होगा तो ये डिफाइन नहीं होता, नॉट डिफाइंड। ठीक है, यस। जेड इनवर्स को क्या लिखते हैं? 1 अपॉन जेड। आई होप ये क्लियर होगा। किसी को कोई डाउट, कंफ्यूजन? चलिए, आई होप ये क्लियर है। सर ये कॉम्प्लेक्स सीएसआई के लिए भी है क्या? भाई देखो, पूरा सीएसआई का सिलेबस आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, जितना है वो मैं करा रहा हूं, और जितना जो मैं पढ़ा रहा हूं ये पूरा का पूरा सीएसआई के अंदर तो है ही। ठीक है, ये मान लो कि जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का जो आपका सिलेबस है वो उसका एक सब पार्ट है, सबसेट है। ये जो आप सीयूटीपीजी के अंदर पढ़ोगे वो क्या है? सबसेट है एक। पूरा यूनिवर्सल सेट जो है वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का जो सिलेबस है वो पूरा क्या है? सीएसआई नेट का सिलेबस। आपके में आधा पोर्शन है, आधा ठीक है, आपके में क्या है? आधा पोर्शन है, तो वो पढ़ रहे हैं हम। चलिए, ओके गुड। नेक्स्ट आता है आपका जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप उसका जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैसे? जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? देखो, जैसे मान चलो मैंने लिखा x प्लस आयोटा। अभी मैंने बताया था आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू x प्लस आयोटा। भाई इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप? जेड प्लेन लिया आपने, तो आप कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आप कह रहे हो यहां पर जेड है, सपोज करो जेड यहां पर है। कैसे आपको कैसे पता चलेगा जेड यहां पर है कि यहां पर है? तो आप ये देखोगे कि रियल एक्सिस पर x मतलब रियल पार्ट, तो यानी कि रियल एक्सिस पर x डिस्टेंस कहां से बनता है? ओरिजिन से। ओरिजिन से x डिस्टेंस कहां पर बनेगा? ठीक इसके नीचे बनेगा, तभी तो आपने यहां पर रिप्रेजेंट करा। ये क्या है? x डिस्टेंस ओरिजिन पर आपने कवर किया, रियल एक्सिस पर x डिस्टेंस कवर किया, इमेजिनरी पर कहां पर कितना करोगे? y डिस्टेंस। तो इमेजिनरी एक्सिस जो है उस पर आप y डिस्टेंस कवर करोगे। तो ये आपने यहां से लेकर यहां तक y डिस्टेंस कवर करा। क्या करा? y डिस्टेंस कवर करा। तो जैसे ही y डिस्टेंस कवर करा तो इन जो यहां से एक आपने मिलाया, ये एक लाइन ड्रॉ करी x एक्सिस पर, जैसे कवर हुआ। जैसे ही आपने ओरिजिन से y डिस्टेंस कवर किया, यहां पर एक लाइन करोगे y एक्सिस को काटते हुए, जो लाइन बनेगी ये। तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये वाला, यही क्या कहलाएगा आपका? जेड। दिस इज द जेड पॉइंट, है ना? बेसिक चीज है लेकिन कंसेप्ट ये है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले रहे हो जेड इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा, तो ये नंबर कहां पर होगा? आप रियल एक्सिस पर 1 डिस्टेंस कवर करोगे, रियल एक्सिस पर करोगे 1 डिस्टेंस कवर। सपोज करो यहां पर ले लेते हैं, और ठीक है जी, ये ओके। तो आप क्या कह रहे हो? रियल एक्सिस पर 1 डिस्टेंस कवर करोगे। सपोज करो 1 2 3 ये है, 1 2 3 ये है इमेजिनरी एक्सिस, दिस इज द रियल एक्सिस। तो आपका क्या होगा भाई? तो रियल एक्सिस पर 1 डिस्टेंस, तो 1 डिस्टेंस यहां कवर हो गया, यहां से आया। तो एक लाइन ड्रॉ करिए आपने ऐसे डॉट 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 करके। ओके, इमेजिनरी एक्सिस पर कितना है? इमेजिनरी पार्ट कितना है? 2। तो 2 डिस्टेंस कहां से? ओरिजिन से। ठीक है, ओरिजिन से बात होगी, ओरिजिन से 1 डिस्टेंस, ओरिजिन से 2 डिस्टेंस। तो ये आया, तो इसको कट करोगे वाई एक्सिस को, ये। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां पर आ रहा है? यहां पर। तो जो ये पॉइंट है, यही पॉइंट क्या है आपका? ये जो पॉइंट है ये आपका कहलाएगा जेड इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा। इज इट क्लियर? सर ऐप धुंधले हो गए, आप धुंधले हो गए भाई, नेटवर्क इशू चल रहा होगा आपको। चलिए, ठीक है, नेटवर्क इशू होगा, जिनको थोड़ा ब्लर होगी होगी वीडियो, ब्लर की बात कर रहे हैं वो। चलिए, अच्छा ये हो गया। अब मुझे बताओ, अगर जेड नंबर इन जनरल में देख रहा हूं, अगर जेड मेरे पास एक्स प्लस आयोटा वाई है, इसको रिप्रेजेंट कर दिया मैंने। सपोज करो इसको मैंने रिप्रेजेंट करा यहां पर ही कर लिया। सपोज करो ये जेड है आपका, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये है, ये नंबर है जो एक्स डिस्टेंस कवर कर रहा है। कहां पर? रियल एक्सिस पर। रियल एक्सिस पर एक्स डिस्टेंस कवर कर रहा है और वाई डिस्टेंस कवर कर रहा है यहां पर।
इमेजिनरी एक्सिस पर। तो इमेजिनरी एक्सिस पर कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, वाई डिस्टेंस, यानी कि इमेजिनरी पर ये वाई वैल्यू है आयोटा में, और आयोटा में वाई डिस्टेंस, और यहां पर रियल में ये एक्स है। ओके मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं यहां पर कि व्हाट इज द जेड कॉन्जुगेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेड कॉन्जुगेट, यानी कि एक्स बीटा वाई कहां पर रिप्रेजेंट करूंगा, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सिंपली वन, वही बात है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो ऑर्डर्ड पेयर है 1,2, तो आपको 1,2 ही फाइंड करना है। इसको एज ए देखो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, देखो जो भी आप कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हो कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको एक नंबर को ट्रीट करो ऑर्डर्ड पेयर में, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल ऑर्डर्ड पेयर में, ठीक है, तो वही चीज है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि देखो x जो है x एक एज इट इज है, अगर x यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो x का क्या बनेगा, x पॉजिटिव ही रहेगा, और पॉजिटिव कहां रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है। तो x का x है तो x तो यहीं पर है, और y का क्या होगा, माइनस वाई, तो y पहले ऊपर था, अब सेम डिस्टेंस पर क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा यहां पर माइनस वाई। तो x तो अपनी जगह है, इनका एक लाइन ड्रॉ करा, माइनस वाई पर एक लाइन ड्रॉ करी, यहां पर आया, तो ये क्या है यहां पर, दिस इज द जेड कॉन्जुगेट, this is the z conjugate x minus iota y. What is this? This is a mirror image. तो यहां पर जो z conjugate है ये क्या है, z conjugate क्या है यहां पर, तो z conjugate जो है इज अ मिरर इमेज है, ये क्या है भाई, मिरर इमेज ऑफ z की मिरर इमेज है, लेकिन किसको, मिरर किसको मान रहे हैं, अबाउट रियल एक्सिस, रियल एक्सिस को, अबाउट मतलब रियल एक्सिस को मिरर, रियल एक्सिस को मिरर मानते हुए जो इसकी मिरर बन रही है, मिरर इमेज कहां बनेगी, नीचे बनेगी, क्योंकि अपन ने शीशा यहां रखा, कोई ऑब्जेक्ट यहां रखा, तो उसकी मिरर इमेज कहां बनेगी, ठीक नीचे बनेगी, उतनी ही डिस्टेंस पर, डिस्टेंस सेम रहेगा तो नीचे बनेगा, ठीक है। तो दिस इज द मिरर इमेज। ओके व्हाट इज द माइनस जेड, माइनस जेड क्या होगा, माइनस जेड, माइनस जेड मतलब कि माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे, एक्स भी माइनस का हो जाएगा और y भी माइनस का हो जाएगा, क्योंकि यहां पर x और y मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया है, तो xy पॉजिटिव हो गया, तो इसकी मिरर इमेज कहां बनेगी, एवरीवन कौन से क्वाड्रेंट में बनेगी, कॉन्जुगेट इज रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस, यस रिफ्लेक्शन आप बोल सकते हो, यानी कि मिरर इमेज। तो इसका बताओ कौन से क्वाड्रेंट बनेगी, माइनस जेड कहां पर आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि x नेगेटिव y नेगेटिव, x भी नेगेटिव है y भी नेगेटिव हो गया, क्योंकि यहां पर x और y पॉजिटिव है, तो यहां पर x नेगेटिव y नेगेटिव, तो x इतने ही डिस्टेंस पर यहां पर माइनस x होगा, और यहां पर एक लाइन ड्रॉ करोगे, इसको थोड़ा आगे बढ़ाओगे, तो ये जो पॉइंट है आपका, दिस इज कॉल्ड, ये वाला जो पॉइंट है ये आपका आएगा माइनस का z। ये क्या है देखो, ठीक इसके यहां पर अगर इसको देखें, ये ऐसे था, ये कहां है, ठीक इसका थर्ड क्वाड्रेंट में ऑपोजिट इसके यहां आया, तो इसमें मिरर का काम कौन करेगा, मिरर का काम करेगा आपका ये मिरर का, एक तरीके से मैं बता रहा हूं, ये मिरर का काम करेगी, ये जो लाइन आएगी ये आपका मिरर का काम करेगी, इसके लिए जी, ये क्या करेगी, मिरर का काम। अब ये लाइन क्या होती है, y इक्वल टू माइनस एक्स, ये लाइन क्या होती है, y इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक इसका, क्योंकि ये मिरर है तो इसकी इमेज क्या बनेगी, ये ठीक है, देख लेना कि कहां पर है, बस आपको पता होना चाहिए क्या है। ओके सेम माइनस जेड, और एक और पॉइंट लेते हैं, जेड कॉन्जुगेट का, जेड कॉन्जुगेट जो है उसका माइनस, ये क्या बनेगा, तो जेड का आपने क्या करा, जेड नंबर था उसका कॉन्जुगेट करा, एक्स माइनस आयोटा वाई आया, फिर माइनस कर रहे हो तो ये आएगा माइनस का एक्स प्लस का आयोटा वाई, ये कहां बनेगा। तो रिप्रेजेंट करने का तरीका सिंपल है, आई होप ये सब आप कर सकते हो। चलिए इज इट क्लियर भाई, जिनको आता है वेल एंड गुड, देखो आप सीखोगे, आपका टॉपिक रीजन, जिसको जानना है जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, रिकॉर्डेड देख लेना। वीक में कितनी क्लासेस, डेली मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होंगी आपकी, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे। तो किस में बनेगा ये,
सेकंड क्वाड्रेंट में बोल रहे हो आप, तो माइनस एक्स नेगेटिव का वाई पॉजिटिव का पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में। वेरी गुड। मतलब कि क्या होगा, जो एक्स है माइनस एक्स इतना डिस्टेंस, वाई का वाई, तो ठीक ये नंबर बनेगा आपका, ये वाला पॉइंट। ये क्या है आपका, जेड का कॉन्जुगेट और माइनस। ध्यान रखना, अगर जेड यहां पर है तो उसका जेड बार कॉन्जुगेट यहां, जेड कॉन्जुगेट यहां है तो जेड कॉन्जुगेट का नेगेटिव ठीक यहां पर, अगर जेड का नेगेटिव की बात करेगा तो यहां पर, ठीक। जेड यहां है तो उसका नेगेटिव बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा यहां पर, और जेड बार अबाउट एक्स एक्सिस, और इसका फिर नेगेटिव देखोगे जेड कॉन्जुगेट का वो ठीक इसके अपोजिट दूसरे क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, इस तरीके से। तो ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन था। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि पोलर रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, इस पर आते हैं, फिर क्वेश्चंस करते हैं प्रैक्टिस, ठीक है, फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं कि लेट्स सी कि क्या होता है पोलर रिप्रेजेंटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पोलर रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए, पोलर रिप्रेजेंटेशन आपको आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आना चाहिए, ठीक है। नहीं आता है वेल एंड गुड, नहीं आता तो यहां पर देख लो। आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड एक्स प्लस आई, कार्टेशियन फॉर्म में, एक्स और वाई की टर्म का मतलब क्या है, ये कार्टेशियन फॉर्म है, ये क्या है, कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में है, ओके। तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कैसे करते हैं भाई, कैलकुलस पढ़ी है आपने, इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रेशन पढ़ा है, वहां पर भी आप कार्टेशियन फॉर्म से उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हो जब एरिया निकालते हो, तो सेम यहां पर भी उसी तरीके से करेंगे। मान चलो ये आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, ये क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई, जो क्या करेगा, एक्स डिस्टेंस कवर करेगा कहां पर, ये एक्स ओरिजिन से, ये ओरिजिन है, एंड वाई डिस्टेंस कवर करेगा ओरिजिन से कहां पर, यहां पर, ठीक। तो कुल मिलाकर जो ये है, इसकी जो लेंथ है यहां से लेकर यहां तक, ये भी क्या हो गया, वाई डिस्टेंस हो गया यहां से, और यहां से यहां ये भी क्या हो गया, यहां से एक्स डिस्टेंस हो गया, ओरिजिन से है तो, ओके, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, पोलर फॉर्म, तो हम क्या करते हैं कि हम यहां पर जब भी पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है तो आप यहां पर एक वो बनाओगे, ट्राइंगल, दिस इज बिकम ट्राइंगल्स, suppose this is the angle theta, suppose this is the angle theta, by trigonometric ratio what is the what is, हमको बेस पता है और हाइट पता है, क्या पता है हमें, बेस पता है, परपेंडिकुलर हाइट पता है, तो क्या होता है एवरीबॉडी, किसी को याद है, इंग्लिश में बता दो, इन हिंदुस्तान क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल दिस, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, साइन थीटा को, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉस थीटा, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, साइन कॉस टेन, ठीक, ये साइन को ऐसे साइन, दिस इज द साइन थीटा, फिर सेकंड वाला कॉस थीटा, थर्ड वाला टेन थीटा, उल्टा चलोगे ये कॉट थीटा, दिस secant theta, secant, and this is cosec theta। आई होप सबको इतना पता होगा, ओके। हमें क्या चाहिए, हमको पता है, हमको यहां पर पता है परपेंडिकुलर, तो हमें चाहिए देखो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस में आ रहा है, इज क्लियर ना, चलो, तो P मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है, P मतलब परपेंडिकुलर, एंड H फॉर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो बेस एंड हाइपोटेन्यूज, कुछ उल्टा लिख दिया क्या, इज इट क्लियर, लाल बटे कका, ठीक है, बिल्कुल सही लिखा है। तो हमें यहां पर x बेस है और ये हाइट है h, तो बेस एंड परपेंडिकुलर, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये कितना आएगा, अच्छा जो ये हाइपोटेन्यूज है ये कितना आएगा आपका, रूट एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर, इसको नाम देते हैं आर, इसको नाम क्या देते हैं, ये क्या होता है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये होता है आपका मॉड ऑफ जेड। और मॉड ऑफ जेड को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं आर से, इसको हम आर लिखा करेंगे, आर मतलब जेड का मैग्नीट्यूड, यानी कि जेड का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है आर है, आर मतलब रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज द क्या है आपका हाइपोटेन्यूज आर, ठीक है आर। तो यहां से क्या होगा देखो, तो आपका साइन थीटा जो है वो किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर वाई है, ओके, हाइपोटेन्यूज कितना है आर है, ठीक है। तो यहां से क्या इंप्लाइज होगा, तो यहां से y की वैल्यू आएगी r sin थीटा, r का मतलब मैग्नीट्यूड, ध्यान रखना r का मतलब मैग्नीट्यूड है। और सेम बेस लो cos थीटा, cos थीटा ले लो, cos थीटा कितना है बेस, बेस कितना है यहां पर x, हाइपोटेन्यूज r, तो दिस इंप्लाइज x की वैल्यू क्या होगी r cos थीटा, थीटा इज द एंगल, हमें नहीं पता थीटा क्या है, थीटा कोई भी एंगल होगा, तो x इक्वल टू r cos थीटा, y इक्वल टू r sin थीटा, पुट कर दो यहां पर z की जगह, तो z की जगह पुट करोगे तो z जो है x की जगह पुट करा आपने r cos थीटा प्लस आयोटा, y की जगह आपने पुट करा r sin थीटा, तो r कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, और ये क्या होता है r तो एज इट इज cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा e की पावर आयोटा थीटा, जहां पर थीटा का मतलब क्या आर्गुमेंट, ठीक है ये ध्यान रखना, ये पुट करा आपने इस तरीके से ये आता है आर, यहां पर ध्यान रखना, तो जेड क्या बन गया, तो जेड इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा, ये पोलर फॉर्म आएगी आपकी, वेयर वेयर आर इक्वल टू जो जेड कॉम्प्लेक्स, जो जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मैग्नीट्यूड है, जेड का क्या है मैग्नीट्यूड, एंड थीटा क्या है यहां पर, थीटा इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ जेड, इसको आर्गुमेंट बोलते हैं, अभी आर्गुमेंट हम पढ़ेंगे आगे, इसको जेड का आर्गुमेंट बोलेंगे, आर्गुमेंट ऑफ जेड, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यानी कि स्मॉल ए आर जी जेड का आर्गुमेंट ये, और ऐसे यहां पर थीटा होगा क्या, देखो थीटा कैसे निकलेगा, यहां पर टेन थीटा कितना है P अपॉन बी, क्योंकि हमको परपेंडिकुलर पता है, हमको बेस पता है, एग्जैक्ट पता है, ठीक है हाइपोटेन्यूज, तो यहां से हम कह सकते हैं टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अबाउ डायग्राम जो हमने ऊपर डायग्राम देखा, परपेंडिकुलर कितना था y, बेस कितना था x, तो दिस इंप्लाइज, तो यहां से थीटा कितना आएगा, थीटा 10 उधर जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स y अपॉन x, ये बनेगा, ये बनेगा, तो थीटा यहां पर जो आर्गुमेंट होगा वो इससे निकलेगा कि 10 इनवर्स y अपॉन x क्या है, तो थीटा आपको कैसे निकालना है, तो एक ऐसा थीटा, तो आर्गुमेंट होता है क्या है मैं आपको अभी बता देता हूं, कल हम फिर से रिकॉल करेंगे, आर्गुमेंट ऑफ जेड यानी कि थीटा, थीटा वो ऐसा थीटा जो आपकी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, किसको, इसको, कि जो x है वो r cos थीटा के बराबर आ जाए, r मैग्नीट्यूड पुट करो, cos थीटा की ऐसी वैल्यू जो यहां पर cos थीटा वैल्यू पुट करोगे, cos थीटा की जो वैल्यू आएगी r से जो मल्टीप्लाई करोगे वो x के इक्वल आनी चाहिए, और थीटा की ऐसी वैल्यू जो साइन में अप्लाई करो, साइन में थीटा अप्लाई करो, तो साइन की जो थीटा की वैल्यू जो आएगी उसको आर में मल्टीप्लाई करो मैग्नीट्यूड में, वो किसकी इक्वल आए y की इक्वल आए, तो दिस इज कॉल्ड, ऐसा थीटा जो इन दोनों को सेटिस्फाई करता हो वो कहलाता है आपका आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, जेड का आर्गुमेंट, ठीक है वो क्या कहलाएगा, जेड का आर्गुमेंट कहलाएगा, ठीक है। तो ये था आपका पोलर फॉर्म, तो किस तरीके से आता है, इस तरीके से, तो ये था बेसिक, बिल्कुल बेसिक था भाई, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम इतना याद रखना ये है, बाकी आप क्वेश्चंस करते हैं प्रैक्टिस, कुछ प्रॉपर्टी और देखेंगे मॉडुलस और कॉन्जुगेट की, वो रह गई। चलो व्हाट इज द पोलर फॉर्म ऑफ z इक्वल टू 2, बताइए एवरीवन, पोलर फॉर्म क्या होगी, z इक्वल टू 2 की पोलर फॉर्म, अभी बहुत सारी चीजें जानोगे पर इसको पढ़ के जरूर आना, सिंगल चॉइस ऑप्शन स्टार्ट पोल, व्हाट इज द पोलर फॉर्म ऑफ z इक्वल टू 2, चलिए सर आपकी सैलरी पर मंथ डोंट रिवील, है ना, सैलरी नहीं पूछा करते भाई, मिलोगे जब बताएंगे, जब आप मिलोगे रिजल्ट सेलिब्रेशन पर तब बताएंगे, एंड अमन
ओके, थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू। तो ये हो गया। तो यहां पर क्या आएगा भाई, पोलर फॉर्म लिखनी है, z इक्वल टू 2 है। इसको कैसे लिख सकते हो 2 को, 2 का मतलब है 2 प्लस आयोटा इमेज 0, ठीक है, 0 आयोटा, ठीक, x प्लस आयोटा भाई, यानी कि इसको आयोटा पीछे आगे कर सकते हो, कोई फर्क नहीं है। तो यानी कि x की वैल्यू यहां पर कितनी है 2 डिस्टेंस, y की वैल्यू कितनी है 0। पोलर फॉर्म में लिखना है, तो आपको पोलर फॉर्म पता है, z का मतलब क्या है r e की पावर आयोटा थीटा। तो आपको क्या निकालना है, आपको r निकालना है, जहां पर r का मतलब क्या है z का मैग्नीट्यूड। z का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो इमेजिनरी पार्ट कितना है 0, 0 का स्क्वायर 0, तो कितना आएगा भाई 4 प्लस 0 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, प्लस में लोगे क्योंकि ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, तो पॉजिटिव लोगे ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये आ गया, आर आ गया, ये थीटा निकालना है। अभी थीटा क्या बताया था मैंने आपको, tan इनवर्स y अपॉन x। तो व्हाट इज दैट y, y कितना है आपका 0, x कितना है 2, तो tan इनवर्स कितना हो गया, tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0, और tan इनवर्स 0 यानी कि ये कब कब होता है, यानी कि tan इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होती है, tan इनवर्स 0 कब कब होगा, tan इनवर्स 0 होता है 0 पर, ध्यान रखना 0 पर, और भाई यहां पर कुल मिला के ये 0 है, तो यहां पर tan 0 0 हो रहा होगा। और क्या होगा, इसको इस तरीके से लिख सकते हो आप, अगर आपको tan इनवर्स है तो ऐसा मुझे बताओ tan की वैल्यू 0 किस किस पर आती है, tan की वैल्यू 0 आती है भाई किस पर आती है, 0 पर, जब जब साइन 0 होता है, और साइन 0 कब होता है 2n पाई पर, तो tan 2n पाई, और जहां पर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये आएगा। तो tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल आउट, तो यहां से आ गया 2n पाई। tan 0 तब तब होता है जब जब साइन 0 होता है, और साइन 0 कहां होता है 2n पाई पर, ये आएगा। तो थीटा कितना आ गया, तो दिस इंप्लाइज जो थीटा है आपका वो आ रहा है 2n पाई, और जहां पर जो n है वो कहां से बिलोंग करेगा, इंटीजर से, जैसे n की वैल्यू 0 तो 0, n की वैल्यू 1 2 पाई, n की वैल्यू 2 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, माइनस में -2 पाई, -4 पाई, -6 पाई, -8 पाई, तो इस तरीके से चलता चला जाएगा। चलिए, हाँ जी, कुछ कह रहे थे क्या, कमेंट्स ऊपर चलेगी आप लोगों की, n पाई नहीं 2n पाई, ठीक, 2n पाई, अच्छा सॉरी 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 माय मिस्टेक, साइन 0 n पाई आएगा, ठीक है, n पाई, इट्स माय मिस्टेक, साइन 0 साइन 1 पाई n पाई, ठीक है, n पाई आएगा, n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, साइन था, ठीक है, थैंक यू, नाइस। तो यहां पर n पाई हो जाएगा, ट्रू जरूरत नहीं है, इवन पर जरूर नहीं, हर उस n पाई पर 0 हो जाएगा, ठीक है, थैंक यू। n पाई, थीटा इज इक्वल टू n पाई, n पाई पर होगा ना, साइन 0 0, साइन पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई सब पर होगा, ठीक है, ऑप्शंस मैच करना पड़ेगा आपको फिर। चलिए, तो क्या हुआ भाई, तो कुल मिला के पोलर फॉर्म क्या आ गई आपकी, तो यहां पर पुट कर दो, आर आ गया आपके पास 2, थीटा आ गया कितना n पाई, थीटा कितना आ गया n पाई। वैसे ना इसका सिस्टम और कुछ भी होता है, n पाई हो सकता है, तो ओके कोई बात नहीं। तो कुल मिला के z इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा, और r की वैल्यू 2i e की पावर आयोटा n पाई। अब आप ऑप्शन में देखोगे, ये तो ऑप्शन में कहीं है ही नहीं, ऑप्शन में कहीं है यहाँ 2n पाई है, यहाँ 2 पाई आयोटा है, तो किस तरीके से लिखा हो सकता है, देखो ये किस तरीके से लिखा हो सकता है, आप एक वैल्यू फाइंड कर लो, ठीक है, एक वैल्यू फाइंड कर लो, थीटा आर्गुमेंट होता है आपका, ठीक है, आर्गुमेंट, तो एक वैल्यू फाइंड करो, जैसे 2n पाई में किस सेंस में कहता हूं ये आपको बता देता हूं, इसके लिए बिल्कुल ट्रू है, क्या ट्रू है, कॉस पाई साइन पाई,
लेट्स सी। ओके ओके, एक चीज और रह गया यहां पर, हमने एक चीज यहां पर ध्यान रखो, एन पाई तो होगा, एन पाई क्या ये बिल्कुल सही है, इसको क्रॉस वेरीफाई करो। एक चीज और यहां पर एक कंसेप्ट है जो आप मिस कर सकते हो, 2 एन की वैल्यू मैंने 1 पुट करी तो ये एन की वैल्यू 1 के लिए आयोटा पाई बना, एन की वैल्यू 1 के लिए तो ये बनेगा 2 कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। ठीक है, कोसाइन पाई तो 0 हो गया, लेकिन कॉस पाई कितना होगा -2, तो -2, लेकिन जेड जेड कितना था आपका, जेड तो 2 था, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब जो एक सिनेरियो आ रहा है एन पाई ये गलत है। ठीक है, तो ये सिनेरियो क्या हो जाएगा, गलत, ध्यान रखना ये सिनेरियो गलत हो जाएगा। तो एक चीज यहां से ध्यान रखना, आपको करना क्या है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो इस तरीके से लिख सकते हो, क्योंकि आप बहुत सारे इस तरीके से हम करते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है सबसे पहले एक जीरो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप वो निकालो, tan इनवर्स 0 है, तो tan इनवर्स 0 मतलब कि आपको पता है 0 कब होता है, आप इसको लिख सकते हो tan इनवर्स tan ऑफ 0, इस तरीके से लिख सकते हो, sin 0 cos, ठीक है, ये इस तरीके से लिख सकते हो। तो यहां से आ गया 0, 0 आ रहा है, लेकिन ये आपका 0 नहीं है, इसमें आप प्लस 2n पाई और करोगे, क्या करोगे, इसको 2n इवन ही लोगे, इवन इसलिए ले रहे हैं हम, अगर हमने ऑड लिया तो ऑड लेने पर गड़बड़ हो रही है, क्योंकि जो z की वैल्यू -2 हो जाएगा, तो इसलिए यहां पर 2n पाई लेना पड़ेगा आपको। हालांकि ये तो 0 हो रहा है tan इनवर्स, ये ठीक है, लेकिन आपको इसके चलते हुए ये अच्छे से निकालना, कैसे निकालोगे ये आप समझ जाओगे। किसी भी एक पर निकालो, 0 पर 0, उसमें 2n पाई ऐड कर दो, जहां पर n बिलोंग्स टू इंटीजर, जहां पर आपका n कहां से बिलोंग करेगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर, दैट्स इट। तो 0 प्लस 2n पाई, तो 0 प्लस 2n पाई तो 2n पाई आएगा, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहां पर आपका क्या बनेगा, क्योंकि n पाई इसलिए सेटिस्फाई, ये मेक श्योर कर लेना, ठीक, जब भी आपको गड़बड़ लगे, कंफ्यूज, तो ये कर लेना। अगर आपने n पाई लिया तो क्योंकि आपका ये पोलर फॉर्म में लिख रहे हो, तो यहां पर cos थीटा जो होगा वो पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि यहां पर ये प्लस का 2 आएगा। ठीक है, तो दैट्स वाई यहां पर क्या आंसर है, सी ऑप्शन। अभी कल की क्लास में आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तो अभी कंफ्यूज मत होइए, फिलहाल ये ध्यान रखिए 0 पर आया 2n पाई ऐड कर देना है। अभी जब हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट का कंसेप्ट मैं आपको कराऊंगा, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, और करेक्ट आंसर आएगा। फिलहाल के लिए थोड़ा सा ध्यान रखो, बीएससी 0 प्लस 2n पाई, हमेशा 2n पाई ऐड करोगे, और जो आर्गुमेंट होता है वो यूनिक नहीं होता। ठीक है, देखो फिर से समझ लो, वैसे सी ऑप्शन ट्रू है यहाँ पर, लेट्स सी कि किसने लोगों का सही है, 36% लोगों का सही है, कोई बात नहीं, जिसमें 10% स्टूडेंट्स ये हैं, ओके कोई बात नहीं। देखो फिर से देखो, हमको किसी की पोलर फॉर्म लिखनी है, आपको सबसे पहले क्या करना है, z इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा होता है, आप सबको पता है कि पोलर फॉर्म इस फॉर्म में आएगी, ठीक है, ये थीटा, तो यहां पर जो थीटा है वो आर्गुमेंट होता है और आर मैग्नीट्यूड होता है, तो आर निकाल लोगे कोई दिक्कत नहीं है, थीटा में आप क्या करोगे, tan इनवर्स y अपॉन x करोगे। अब यहां पर जो खेल है ना, वो आपका क्वाड्रेंट का खेल है, जो आपको कहीं दिख नहीं रहा, डायरेक्टली नहीं दिखेगा, इनडायरेक्टली दिखेगा। तो tan इनवर्स y अपॉन x जो है, यहां पर y का साइन क्या है, ये x जो जो x, y जो पॉइंट है, जो आपका एक z कॉम्प्लेक्स नंबर होगा x प्लस आयोटा y, यानी कि ये सिमिलर होगा ऑर्डर पेयर x, y, ठीक है। ये अब ये कौन से क्वाड्रेंट में है इस पर डिपेंड करेगा, x, y कौन से क्वाड्रेंट पर डिपेंड है, कि फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड पे है, फोर्थ पे है। तो इसके लिए आपको इसको अच्छे से समझने के लिए थीटा को आपको लगेगा प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ठीक है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट जैसे आप समझ जाओगे अच्छे से हो जाएगा। फिलहाल के लिए ध्यान रखो, एक थीटा निकाला, एक सिंपल सा फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालने की कोशिश करो, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में आप कोशिश करो कि जो आपका थीटा आएगा वो बिलोंग करना चाहिए फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, बस उसमें फिर प्लस 2n पाई कर दो, वो आपका आर्गुमेंट आ जाएगा थीटा, वो क्या आ जाएगा, आर्गुमेंट। तो जैसे हमने यहां पर देखा फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 पर 0 बन रहा है, तो 0 निकाला, उसमें 2n पाई ऐड कर दो, दैट्स इट अभी के लिए। बाकी कल हम अच्छे से डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे इसको। जैसे मैं एक और क्वेश्चन बताता हूं आपको, जैसे व्हाट इज द पोलर फॉर्म ऑफ z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, तो 1 प्लस आयोटा है, ओके, z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, तो हमें इसकी पोलर फॉर्म लिखनी है r e की पावर आयोटा थीटा, तो आपको r निकालना है, तो व्हाट इज द r, मैग्नीट्यूड ऑफ z, मैग्नीट्यूड ऑफ z कैसे निकलता है, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर, तो रियल के पार्ट कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, प्लस इमेजिनरी पार्ट कितना है 1, इमेजिनरी पार्ट भी 1 है यहां पर, क्योंकि 1 प्लस आयोटा है,
तो इमेजिनरी पार्ट कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, तो 1 + 1 2 एंड √2, ये मैग्नीट्यूड आ गया। अब आपको निकालना है थीटा। अगेन थीटा क्या होता है, tan इनवर्स ब्रैकेट में y/x, तो y पॉजिटिव x पॉजिटिव, y पॉजिटिव x पॉजिटिव, ठीक है कोई बात नहीं, ये 1 आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या 1 कब होता है, 10 की वैल्यू 1 कब होती है, π/4 पर। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में ये आप लेके चलोगे, और रीजन क्या है इसका, रीजन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। 1 पर 10, तो tan इनवर्स और 1 की वैल्यू होती है π/4 पर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/4 लाई करता है और वहां पर 1 होती है, तो tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल आउट, π/4 आ गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ये एक तरीके से, ठीक है ओके। तो अब यहां पर ये थीटा जो है इसमें +2k और 2n और ऐड करोगे, क्यों करते हो ये मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। और वैसे भी देख लो क्यों करता है, एक चीज बताओ, रीजन क्या है इसका। मान के चलो आपका z1 + आयोटा यहां पर था, ये एक एंगल बना रहा है यहां पर, ओरिजिन से ये z है, इसके बीच का ये एंगल कितना है, थीटा है, ठीक है। मान के चलो अब आप जो आर्गुमेंट होता है ना वो आपका ये नहीं कहता कि कितना आपने राउंड कंप्लीट किया, कितने सर्कल कंप्लीट किए। तो मान के चलो ये पहला आपने आधा करा, यहां तक पहुंच गए। थीटा का मतलब क्या है, जो एक्स एक्सिस है, ये एक्स रियल एक्सिस और जो ये जेड है, जो ये वाला लाइन है, इसका बीच का एंगल कितना है, ठीक है। तो ये थीटा, अगर मान चलो एक राउंड कंप्लीट करता वो ऐसे आता, ऐसे आएगा, फिर ऐसे बनेगा, तो कितना होगा, कितना सर्कल कंप्लीट करा इसने स्टार्ट करा यहां तक तो थीटा था, लेकिन इसने यहां से स्टार्ट करा, ऐसे 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 करके यहां तक आ गया, कितना हो गया 2π कंप्लीट, एक सर्कल कंप्लीट हो गया 2π 360 डिग्री। तो 360, तो पहले जो थीटा था उस पर जो वैल्यू थी π/4 पर जो वैल्यू आ रही थी थीटा की वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन +2k इसलिए करा कि अगर आप एक राउंड कंप्लीट करोगे 2nπ n = 1 मतलब वन सर्कल कंप्लीट, तो तब भी थीटा की वैल्यू क्या आएगी, जो tan थीटा की वैल्यू जो होगी, tan थीटा की वैल्यू इस पर जो है वो सेम आएगी। सपोज करो अल्फा आ रही है, सपोज कर लो यहां पर ये गामा आ रही है, ठीक है, या फिर कुछ भी, इसको नाम कुछ भी दे दो आप, बीटा दे देते नाम, चलो, या अल्फा। थीटा पर वैल्यू अल्फा आ रही है, तो थीटा की वैल्यू π/4 थी पहले, छोटा सा सिंपल π/4। फिर उसके बाद जब एक राउंड कंप्लीट कर लोगे, एक राउंड, तब भी tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी, π/4 आएगी, क्या आएगी, 1 आएगी, बीटा आएगी। फिर आपने एक और सर्कल कंप्लीट किया, तब भी क्या आएगी, उस थीटा पर जो एक सर्कल कंप्लीट हुआ, यानी कि 2π + π/4 एक सर्कल, दो सर्कल पर 4π + π/4, इस पर जो थीटा पर जो वैल्यू आएगी tan थीटा की वो भी बीटा आ रही है, ठीक है। तो रिपीट करेंगे क्योंकि सर्कल बनता चल जाएगा, वैल्यू फिर से रिपीट करेगा, तो इसलिए हम 2nπ से मल्टीप्लाई करते हैं। 2nπ से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो एक राउंड कंप्लीट करेगा, फिर से जो थीटा बन रहा है एक राउंड कंप्लीट करने के बाद उस पर भी जो tan थीटा की जो वैल्यू है वो बीटा ही रहने वाली है। दैट्स व्हाई वी आर एडिंग 2nπ, जहां पर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। ये एक छोटा सा रीजन होता है, ठीक है। कारण समझ में आ गया कि क्यों हम 2nπ कर रहे हैं, तो वो चीज है, बाकी इसको अच्छे से और हम कल करेंगे डिस्कस। अच्छा, तो यहां पर क्या आया, π/4 + 2nπ, तो कहां पर है, थीटा की वैल्यू यहां पर पुट कर दो, आर की वैल्यू यहां पर पुट कर दो, √2 मैग्नीट्यूड सब में √2 e⁻i π/3, नहीं ये कैंसिल आउट, π/3 ये कैंसिल आउट, π/4 + 2nπ, सी ऑप्शन ट्रू, एंड ये गलत हो गया, इस पर सेम नहीं आएगी, nπ पर सेम वैल्यू नहीं आएगी आर्गुमेंट जो होगा, ठीक है, इसलिए ये गलत हो गया। इसलिए जो हमने इससे पहले क्वेश्चंस किया था, यहां पर जब nπ करेंगे तो जो tan थीटा की जो वैल्यू आएगी वो सेम नहीं आएगी, डिफरेंट आएगी, क्योंकि पूरा राउंड तो कंप्लीट हुआ ही नहीं है आपका, इसलिए ये नहीं हो पाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो सी यहां पर और सी यहां पर, बाकी आर्गुमेंट ये अच्छे से डिटेल से कल हम डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिक चीजें थी, छोटी छोटी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। यस, पीरियोडिक होगा एवरी 2nπ पर, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है यहां पर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर में, e⁻i, यहां पर क्या था, थीटा की जगह कुछ भी z मान लो, तो अगर आपसे कहे कि यह क्या पीरियोडिक होता है, यस इट इज पीरियोडिक, ठीक है, ध्यान रखना, आप पढ़ते हो ना, क्या ये पीरियोडिक फंक्शन है, यस इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन, क्योंकि 2π के बाद वैल्यू रिपीट करेगा ये, ओके। लेकिन अगर आपसे कहे e⁻x, क्या ये पीरियोडिक है, यस,
क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x क्या ये पीरियोडिक है? नो, इट इज नॉट पीरियोडिक, ये नॉट पीरियोडिक। रियल नंबर पर e की पावर x जो होता है वो पीरियोडिक नहीं होता, लेकिन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में e की पावर, जैसे यहां पर आयोटा आप लगा दोगे और ये z आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये पीरियोडिक होता है, दिस इज पीरियोडिक। बहुत फर्क है, रियल नंबर पर और कॉम्प्लेक्स नंबर में फर्क है भाई, ध्यान रखना। तो यही एक अच्छा एग्जांपल है आपको फर्क दिखाने में, है ना। तो रियल x यहां पर रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है और एक्सपोनेंशियल की पावर है, तो ये पीरियोडिक नहीं होता, लेकिन जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स नंबर आया वो बना इमेजिनरी पार्ट, ये आपका पीरियोडिक होता है। कोशिश करेंगे लेक्चर छोटा रखने की, जितना छोटा हो सकता है, 1 घंटे, सवा घंटे, 1.5 घंटे, है ना, 1.5 घंटे की क्लास लिया करेंगे, कोशिश 1.5 घंटे की रहेगी। ये बिल्कुल सीयूटी में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, आप देखोगे बहुत आसान है। अभी 4 बजे फिर से हम वाईटी पाएंगे यूट्यूब पर, आप यूट्यूब पर आना, वहां पर हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल क्वेश्चंस देखेंगे किस टाइप से पूछ सकते हैं। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, देखो 3 से 4 क्वेश्चन, टोटल 9 क्वेश्चन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के पूछे गए, उसमें से 4 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिनको आपको टाइम वेस्ट करवाएगा वो, लेकिन आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, क्वेश्चन को देखना है, एक ऑप्शन एनालाइज करना है, टिक करा, खत्म। अभी हम डिस्कस करेंगे ना, छोटा लेक्चर रहने वाला है, 1 घंटे के अंदर ही अंदर सॉल्व हो जाएगा। आपके 9 क्वेश्चंस पूछे गए, वो हम डिस्कस करेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के 2024 सीयूटी पीजी के पीवाईक्यूज। तो आप सभी ज्वाइन जरूर करना भाई, आपको समझ में आएगा किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, हमें पेपर में किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो हमें इस पर फोकस करेंगे अब क्लास में, क्योंकि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको ऑलरेडी आता है। तो हमारा मेन टारगेट रहेगा कि आपके अपने टाइम को कैसे बचाओगे, टाइम कैसे बचाओगे, उस पर हम फोकस करेंगे। यस, 2n पाई, प्रीति आप लेक्चर रिवाइंड करके देखो, 2n पाई का कंसेप्ट क्या है, एक राउंड कंप्लीट होने के बाद वैल्यू रिपीट हो रही है, ठीक है। यहां पर जैसे एक राउंड कंप्लीट होगा, जो देखो इधर देखो, आपने देखा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, इसका जो डिस्टेंस है ये अलग अलग वैल्यू ले रहा है यहां तक, ठीक है, ये थीटा है, ये थीटा फिक्स है यहां तक, तो ये थीटा वैल्यू यहां पर जो है, इस जो थीटा पर जो ये थीटा बन रहा है, ठीक है। अब इस थीटा की वैल्यू, इस थीटा पर हम क्या निकाल रहे हैं, जो भी आपका आर्गुमेंट आ रहा है, आर्गुमेंट क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x, ये होता है, ये होता है, ये थीटा होता है। तो जो भी इसकी वैल्यू आएगी tan इनवर्स y अपॉन x की वैल्यू, वो सपोज करो बीटा आ रही है, tan इनवर्स y अपॉन x की वैल्यू बीटा आ रही है, आप ये कह रहे हो किस पर, थीटा पर, क्योंकि आपका यहां पर आर्गुमेंट का मतलब है ऐसा tan थीटा जो y अपॉन x को सेटिस्फाई करे। तो थीटा की किस किस वैल्यू के लिए tan थीटा इक्वल टू y अपॉन x के इक्वल आ रहा है, तो आपको थीटा बताना है, थीटा, थीटा की क्या वैल्यू है, ठीक है, ये आपका बीटा प्लस एंड 2, चलो ठीक है, ये तो आपको कुल मिला के थीटा की वैल्यू बतानी है। तो थीटा क्या होगा, तो आपने देखा एक राउंड कंप्लीट करा, ये तो थीटा, ये तो बाय ग्राफ क्लियर हो जाएगा कि ये होगा, लेकिन जब आप एक राउंड कंप्लीट करोगे, आपने यहां से स्टार्ट, दोबारा यहां से करा, यहीं से स्टार्ट कर रहे हो, देखो ये आपने सर्कल करवा, कवर कवर और करा, ठीक है, इसको इस तरीके से देखते हैं, यहां से आपने कवर करा, ऐसे 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 यहां है, तो एक 360 डिग्री घूम गए, फिर से इस पॉइंट पर कब आए, इस पर जो पॉइंट है, इस लाइन पर जो पॉइंट से यहां पर आए, कब, एक सर्कल कंप्लीट करने के बाद आप आए। तो यहां पर जो थीटा की वैल्यू होगी वो सेम होगी, जो यहां पर थीटा पुट करोगे, ये वाला थीटा पुट करो, या फिर एक राउंड आपने कंप्लीट करा, थीटा प्लस 2 पाई, थीटा प्लस 2 पाई, इस पर भी वैल्यू क्या आएगी आपकी, y अपॉन x आएगी, इस पर भी वैल्यू y अपॉन x। फिर से आप करें, फिर से आप गए, ऐसे गए, फिर से आपने एक और राउंड कंप्लीट करा, अब फिर से आप इसी पॉइंट पर आ गए, लौट कर इसी पॉइंट पर आ रहे हो, घूम फिर कर आप कहां रहे, इसी पॉइंट पर, कितने, हर एक रिपीटेशन, हर एक कंप्लीट सर्कल क्लोज करने के बाद आप यहीं पर पहुंच रहे हो। तो फिर यहां पर n की वैल्यू कितनी पुट करोगे, 4 पाई, तो थीटा प्लस 4 पाई पर भी क्या आएगा, y अपॉन x आएगा, 6 पाई पर कितना आएगा, y अपॉन 6। अगर आप नेगेटिव में भी चलोगे, अगर आप नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहे हो ऐसे, तब भी आप लौट के कहां पर आ रहे हो, यहीं पर आ रहे हो, तो -2 पाई, माइनस मतलब नेगेटिव डायरेक्शन से आप कवर कर रहे हो। तो वही चीज है, तो ये चीज है कि वैल्यू आप उसी पॉइंट पर लोड कर रहे हो, कब लोड कर रहे हो, वो वैल्यू कब, ये जो पॉइंट है ये कब कब पहुंच रहे हो, यहां पर आप फिर से कब पहुंच रहे हो, जब आपने 2 पाई का डिस्टेंस कवर किया है, तब आप जाके उस पॉइंट पर आ रहे हो। तो इस पर वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, सेम। तो थीटा जो है वो तो है ही, प्लस 2 पाई और डिस्टेंस कवर करोगे आप, और डिस्टेंस कवर करोगे तो आपके उस पर भी 10 की वैल्यू क्या आएगी, y अपॉन x ही आने वाली है। तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, तो जो आर्गुमेंट होता है,
जो मैं ये आर्गुमेंट थीटा कह रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर जो आर्गुमेंट होगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड, ये थीटा तो होता ही होता है, साथ साथ जितने भी आप सर्कल कंप्लीट करोगे वो भी आपका आर्गुमेंट ही होगा, क्योंकि इस पर वैल्यू सेम आने वाली है। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होता है, थीटा प्लस 2n पाई, ठीक है। सर सीयूटी पीजी में एवरी यूनिवर्सिटी के अलग अलग क्वेश्चंस पेपर होता होगा? अब नहीं होता भाई, पहले होता था, अब एक ही पेपर होता है, ठीक है। पहले अलग अलग होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का अलग एग्जाम हो रहा है, आपका बीएचयू का अलग एग्जाम हो रहा है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी का अलग एग्जाम हो रहा है, जामिया मिलिया इस्लामिया का अलग एग्जाम हो रहा है, जेएनयू का अलग हो रहा है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अलग एग्जाम हो रहा है आपका, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग एग्जाम पहले हुआ करता था, अब उन्हीं को कंबाइन करके एक ही एग्जाम हो गया, कॉमन यूनिवर्सिटी, क्या होता है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम, मतलब कॉमन एग्जाम है, ठीक है। ये चले, तो ये चीज था एक, कुछ प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज रिकॉल करते हैं, फिर यहां पर लेक्चर को खत्म करते हैं, कल मिलते हैं फिर हम सीधा, ठीक है। तो कल हम अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से आज भी पढ़ाए भाई, कहना मतलब अच्छे से, मतलब आर्गुमेंट के बारे में अच्छे से जानेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। तो अभी आपने देखा जेड का कॉन्जुगेट, फिर से कॉन्जुगेट करोगे जेड आएगा, बिल्कुल आएगा, आप वेरीफाई कर लेना इनको प्लीज, एवरीवन वेरीफाई इट, ये मेहनत कर लो भाई, अभी भी आलसपन दिखाओगे तो कुछ नहीं होने वाला, फिर जैसा जैम गया है उससे भी बदतर जाएगा फ्री, क्योंकि अच्छा तो एग्जाम चला जाएगा आपका सीयूटीपीजी का, लेकिन कंपटीशन का क्या, आपको अच्छा एग्जाम नहीं करना, आपको कंपीट करना है अच्छे स्टूडेंट से, ठीक है। जेड कॉन्जुगेट की पावर, जेड का कॉन्जुगेट करो फिर उसकी पावर एन करो, तो वो सेम रहता है कि या तो पहले पावर कर दो एन, जेड की पावर एन, फिर कॉन्जुगेट कर दो, सेम है, एक ही बात है। पहले या कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट करो फिर उसकी पावर एन करो, एक ही बात है, या फिर पहले पावर कर दो फिर कॉन्जुगेट कर दो, एक ही बात है, रिजल्ट सेम आएगा। Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट अलग अलग हो जाएगा, Z1 का कॉन्जुगेट प्लस, अच्छा यहां पर माइनस भी रहेगा, अलग सेपरेट कर सकते हो प्लस माइनस, ठीक है। अगर Z1 प्लस, यहां पर प्लस है और कॉन्जुगेट कर रहे हो तो प्लस ही रहेगा, यानी कि Z1 प्लस Z2 का अगर होल कॉन्जुगेट है तो आप इसको सेपरेट कर सकते हो, Z1 का कॉन्जुगेट कर दो प्लस Z2 का कॉन्जुगेट कर दो, ठीक है। माइनस में है Z1 माइनस Z2, इसका होल कॉन्जुगेट है, सेपरेट कर सकते हो, Z1 के ऊपर कॉन्जुगेट माइनस Z2 के ऊपर कॉन्जुगेट, ठीक है। इज इट क्लियर? सेम जेड मल्टीप्लीकेशन में होल कॉन्जुगेट है, सेपरेट कर सकते हो, ठीक है, सेपरेट। डिवीजन में है सेपरेट कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना डिनोमिनेटर वो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर जीरो, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो हुआ तो डिफाइन नहीं होगा, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर Z2 क्या होगा, नॉन जीरो होगा। Z इज इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट, पॉइंट नंबर 6 देखो, अगर जेड का कॉन्जुगेट जेड की इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है यहां पर, तो जो जेड है वो प्योरली रियल है, प्योरली रियल मतलब उसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है, कैसे देखो, सिंपल सा सिंपल, अगर Z इज इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जेड का मतलब अगर सपोज करो x प्लस आयोटा वाई है जेड, तो जेड कॉन्जुगेट क्या होगा, x माइनस आयोटा वाई होगा, तो x माइनस आयोटा वाई का मतलब क्या है, तो ये x और x कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि प्लस में है ना, ये x यहां पर प्लस का यहां पर प्लस का कैंसिल आउट, तो यहां से हुआ आयोटा वाई और माइनस आयोटा वाई, ये माइनस आयोटा वाई इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, आयोटा वाई प्लस आयोटा वाई, 2 आयोटा वाई, 2 आयोटा वाई ऐड हो जाएगा इधर आके 0, और यहां से 2 आयोटा तो फिक्स ना है, आयोटा फिक्स है, 2 फिक्स है, तो y क्या होना पड़ेगा, y को 0 होना पड़ेगा, तो y 0 हो गया, तो y 0 होने का मतलब क्या है, z किसके इक्वल हो गया, z किसके इक्वल था, x प्लस आयोटा y, तो y तो 0 हो गया, z इक्वल टू x, यानी कि प्योरली रियल नंबर, इमेजिनरी पार्ट इसके अंदर नहीं है। तो अगर जब जब z इक्वल टू z कॉन्जुगेट है तो z क्या होगा, प्योरली रियल नंबर होगा, और जब z प्योरली नंबर है तो z का कॉन्जुगेट करोगे तो वो z ही आएगा, ठीक, इफ एंड ओनली इफ है, अगर z इक्वल टू z कॉन्जुगेट है तो ये है, और अगर y इक्वल टू 0 यानी कि दिस इंप्लाइज z इज इक्वल टू x, यानी कि प्योरली रियल नंबर, प्योरली रियल, प्योरली रियल नंबर, ठीक है। अगर प्योरली रियल नंबर है तो y 0 होगा, y 0 तो 2 आयोटा y 0 होगा, 2 आयोटा y 0 इसको लिख सकते हो आयोटा y इज इक्वल टू माइनस आयोटा y, और इसको फिर x ऐड कर दोगे दोनों तरफ, ये हो जाएगा, यानी कि z का कॉन्जुगेट z, तो इफ एंड ओनली,
अगर जेड आपका प्योरली रियल नंबर है, उसमें कॉम्प्लेक्स पार्ट नहीं है, तो जेड का कॉन्जुगेट करने पर जेड ही मिलने वाला है। और अगर जेड का कॉन्जुगेट कर रहे हो और जेड मिल रहा है आपको, तो इसका मतलब क्या है, जेड में प्योरली, जेड में इमेजिनरी पार्ट नहीं है, वो प्योरली रियल नंबर ही है। सेम यहां पर अगर आप जेड है, जेड का कॉन्जुगेट करते हो तो किसके इक्वल आ रहा है, माइनस के जेड, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर जेड का कॉन्जुगेट माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, जेड कॉन्जुगेट प्लस का माइनस का जेड। तो इसको इस तरीके से देखो, अगर जेड का कॉन्जुगेट करने पर माइनस जेड आ रहा है, तो इसका मतलब जेड क्या है आपका, प्योरली इमेजिनरी पार्ट, उसमें रियल पार्ट जीरो हो रहा है। इफ एंड ओनली इफ है, ये भी इफ एंड ओनली इफ दैट इज प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, ये बेसिक चीज है, आई यू कैन वेरीफाई ऑल दीज प्रॉपर्टीज। ठीक है, जेएनयू के बारे में कुछ बता दीजिए। जेएनयू के बारे में क्या बताना है, बताओ क्या पूछना है आपको। सर जामिया वर्सेस सीयूटी, मतलब देखो सीयूटी पीजी का एग्जाम दो, आप हर चीज में एडमिशन ले सकते हो। आप जामिया का अलग एग्जाम नहीं देना पड़ेगा आपको, अगर लेता है वो अलग बात है, लेकिन कई बार वो सीयूटी पीजी के स्कोर पर भी लेते हैं अब एडमिशन, है ना। पिछले साल तो आई थिंक लिया था, वो आप देख लेना कि कौन कौन से सीयूटी पीजी की लिस्ट में शामिल है। आप सीयूटी पीजी की साइट पर जाना, वहां पर आपको दिख जाएगी कौन कौन सी यूनिवर्सिटी सीयूटी पीजी के स्कोर के बिहाफ पर एडमिशन लेती है, वो सब आपको मिल जाएगा। ठीक है सर, आईआईटी जैम नो, देखो मैं तो रिकमेंड करूंगा ड्रॉप मत लो, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एग्जाम दो, सीयूटी या पीजी का एग्जाम दो, उसमें अच्छा रैंक लेकर आओ, आप एडमिशन ले लो। एडमिशन लेके, क्योंकि फर्स्ट ईयर होता है, इतना प्रेशर नहीं होता, आप वहां पर मेहनत करो, आईआईटी जैम की भी तैयारी करते रहो। अगर आपका आईआईटी जैम में इस बार अच्छा एग्जाम हो जाता है, आपको अच्छी आईआईटी मिल रही है आपकी डिजायर वाली, तो आप आईआईटी में एडमिशन ले लो, वहां से ड्रॉप कर दो पीज, है ना, एमएससी ड्रॉप कर दो, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आईआईटी में एडमिशन ले लो, क्योंकि ये एक सेफ सिक्योर होता है। आपको अगर इतनी मेहनत करनी ही है, तो क्योंकि ड्रॉप करके भी आप मेहनत ही करने वाले हो, इससे अच्छा कि कॉलेज के साथ साथ मेहनत कर लो, और ये पॉसिबल है, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो आप पढ़ोगे वो आप एक्स्ट्रा ही पढ़ने वाले हो, और आप पढ़ चुके हो, तैयारी आपकी है कहीं ना कहीं, बस आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो भाई, फिर तैयारी करते रहो जैम की फिर से। ठीक है, अगर आपको लगता है नहीं हो पाएगी भाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साथ पढ़ाई, एमएससी भी करो, फिर आईआईटी जैम का करो, तो फिर वो आपकी चॉइस है। बाकी मैं तो सलाह यही करूंगा कि आप एडमिशन ले लो, फोकस करो जैम पर, पढ़ते रहो, कॉलेज का भी पढ़ते रहो। जैसे आपका कॉलेज का एग्जाम, जैम का एग्जाम होता है, क्वालिफाई होता है, अच्छी रैंक आती है, आप इधर से ड्रॉप मारो, सीधा आईआईटी में एडमिशन ले लो। ठीक है, ये चीज करो इस तरीके से। और क्योंकि जो आप एमएससी में भी जो सिलेबस पढ़ोगे, कुछ ना कुछ तो वहां पर सीखोगे, एक्स्ट्रा ही सीखोगे, तो आप सीखोगे ही, ये नहीं होगा नहीं सीखोगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, लास्ट है, फिर इसके बाद खत्म करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो क्या है, जेड का मैग्नीट्यूड 0 के बराबर है अगर जेड का डिस्टेंस ओरिजिन से, और क्या है इसका मतलब, क्या है बताया था मैंने आपको, ओरिजिन से डिस्टेंस कितना दे रखा है, 0, मतलब कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है आपका, ये ओरिजिन है, मुझे खुद बताओ, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस ओरिजिन है, तो मतलब कि वो कहीं ट्रेवल ही नहीं करा, उनके बीच का डिस्टेंस कुछ है ही नहीं, तो डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस घट के क्या आ गया, जेड पर ही आ गया, तो वो नंबर क्या है, जेड ही है, यानी कि जेड इक्वल टू 0 इज द ओनली पॉसिबिलिटी कि जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से 0 ही होगा, वो खुद नंबर है, तो जेड इक्वल टू 0। तो वही बात है, अगर जेड का मैग्नीट्यूड 0 है, तो इसका मतलब वो क्या है, इफ एंड ओनली इफ जेड इक्वल टू 0। जेड का मैग्नीट्यूड माइनस जेड का मैग्नीट्यूड, जेड के कॉन्जुगेट का मैग्नीट्यूड, सबका बराबर मैग्नीट्यूड आता है। चाहे आप जेड का मैग्नीट्यूड निकालो, चाहे उसमें से माइनस मल्टीप्लाई कर दो जेड में, माइनस जेड का मैग्नीट्यूड निकालो, जेड का कॉन्जुगेट है उसका मैग्नीट्यूड निकालो, वो क्या आएगा, सब आपस में बराबर आएंगे। ठीक है, सेकेंड, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, अभी बताया था क्या होता है मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, जेड के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होता है, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट, ये अभी हमने डिस्कस किया था, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट। अच्छा, रियल पार्ट ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ जेड, इज दैट पॉसिबल, यस। अभी हमने देखा था जो x होता है वो क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ z होता है, और ये क्या होता है, दिस इज लेस देन, दिस इज इक्वल टू z प्लस z कॉन्जुगेट बाय 2 होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो मुझे बताओ जो रियल पार्ट है z, अच्छा ये तो चलो ठीक है, यहां पर x रियल पार्ट होता है z का, और z का मैग्नीट्यूड क्या होता है, z का मैग्नीट्यूड होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, फिर स्क्वायर रूट होगा। तो क्या इससे छोटा नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि जो भी x होगा उसका स्क्वायर हो रहा है, और फिर उसमें प्लस y जो उसका स्क्वायर कर रहे हो, फिर स्क्वायर रूट ले रहे हो, तो ये
ऑब्वियस सी बात है कि जो यहाँ पर रियल पार्ट ऑफ जेड होगा वो लेस देन इक्वल टू होगा मॉड ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट है वो भी लेस देन इक्वल टू होगा जेड के मैग्नीट्यूड से। यानी कि जिस भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आप रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट चेक कर रहे हो वो हमेशा जो रियल पार्ट, क्योंकि रियल नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर में छोटा बड़ा नहीं होता, रियल नंबर में छोटा बड़ा होता है, ध्यान रखना। तो ये जो नंबर आएगा रियल पार्ट वो हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा किससे, अपने मैग्नीट्यूड से। इमेजिनरी पार्ट वो भी मैग्नीट्यूड से छोटा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना, ये वाली और ये वाली थर्ड प्रॉपर्टी। मॉडुलस प्रॉपर्टी, Z1 इंटू Z2 का मॉडुलस, प्रोडक्ट का मॉडुलस, तो सेपरेट कर देते हैं यहां पर। मॉडुलस क्या हो जाएगा, सेपरेट। प्रोडक्ट डिवीजन हो रहा है तो भी सेपरेट, लेकिन Z2 जीरो नहीं होना चाहिए, आपको पता है डिनोमिनेटर में आ रहा है। एंड Z1 प्लस माइनस Z2, ट्राइंगल इक्वलिटी बोलते हैं इसको, या तो यहां प्लस हो या माइनस हो, दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। सबको पता है ये प्रॉपर्टी, आई होप, ठीक है। एंड Z1 प्लस माइनस Z2 का दिस इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस माइनस, यहां प्लस है तो प्लस, यहां माइनस है तो माइनस, दिस इज टाइम 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z इंटू Z कॉन्जुगेट। ठीक है, क्या होगा, 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z एंड Z कॉन्जुगेट। एंड सिमिलरली नाइन्थ प्रॉपर्टी भी ऐसे ही है यहां पर। अच्छा, यहां पर एक चीज रह गई, सॉरी, यहां पर क्या है, Z1 Z2 है, तो यहां पर इसको Z1 का बना देते, पहले नंबर को Z1 दूसरे को Z2, ठीक है, एक ही बात है। थर्ड नाइन्थ प्रॉपर्टी, Z1 का कॉन्जुग मॉडुलस माइनस Z2 का मॉडुलस फिर होल मॉडुलस, दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू Z1 प्लस, या तो प्लस लो या माइनस लो, उनके जो भी जो लोगे, या प्लस ले लो या माइनस, तो Z1 प्लस Z2 या फिर Z1 माइनस Z2, इसका जो मॉडुलस होगा वो जो मॉडुलस होगा इससे बड़ा होगा हमेशा, और दिस इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2, ट्राइंगल इनइक्वालिटी का यूज करोगे। तो यहां पर तो क्लियर है, इतना तो ये आपको क्लियर है। तो इसके बाद आगे में क्या लगा दिया, ट्राइंगल इनइक्वालिटी, ठीक है, ये चीज है। अच्छा, और एक प्रॉपर्टी और होती है यहां पर, प्रॉपर्टी नंबर 10, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2, ये सेम है, सेम, ये लेस देन इक्वल टू तो आपने देखा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा कब, मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 से, सॉरी मॉड ऑफ, यहां पर, हाँ ठीक है, आई थिंक लेट मी थिंक एन एग्जाम्पल, क्या मैं जो लिख रहा हूं सही लिखा है, ओके ओके, थोड़ा चेंजेस है, थोड़ा चेंजेस, ये मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 इससे बड़ा होगा, ठीक है, ये चीज है जी, क्योंकि ये तो प्लस माइनस तो है ही, सच लेस देन इक्वल टू तो है ही, वहां पर ग्रेटर देन नहीं हो सकता फिर, तो इसका मतलब यहां पर जो प्लस कीजिए यहां माइनस होगा तो ये ग्रेटर देन का साइन हो जाएगा, प्लस में तो ये लेस देन ही रहेगा, लेकिन जैसे यहाँ माइनस करोगे मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2, ये जो क्वांटिटी, ये वाली क्वांटिटी हमेशा इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो बड़ा आएगा, किससे, इससे। तो ये 10 प्रॉपर्टी जो आपको याद रखनी है। नाइन्थ को कैसे प्रूफ करेंगे, आप प्रूफ ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आप कोई रैंडम नंबर देख लिया, इसको आप प्रूफ मतलब डिसप्रूफ नहीं कर सकते, कुल मिला के आपको ऐसा कोई काउंटर एग्जांपल नहीं मिलेगा, प्रूफ आसानी से आप इसको कैसे प्रूफ कर सकते हो, नंबर पुट करके देख लो ना। जनरल प्रूफ तो देखो हर किसी का जनरल प्रूफ नहीं है, कुछ चीजें ऑब्जर्वेशन से भी आती है, ठीक है, तो आप कोई भी नंबर रख के देखोगे हमेशा लेस देन इक्वल टू रहेगा, कभी ग्रेटर देन नहीं आएगा, कोई भी नंबर रख के देख लो पुट, ठीक है, तो कुछ चीजें ऑब्जर्वेशन से भी होती है, ठीक है। बाकी इसको प्रूफ करने का एक ही तरीका है, Z1 को मान लो x1 प्लस आयोटा वाई, Z1 को मान लो x1 प्लस आयोटा y1, Z2 को मान लो x2 प्लस आयोटा y2, Z1 का मैग्नीट्यूड निकालो, Z2 का मैग्नीट्यूड निकालो, निकाला, दोनों को घटाओ, फिर मॉडुलस निकालो, अगेन मॉडुलस निकालो, ठीक है। फिर यहां पर क्या है, इसको प्रूफ करना है, Z1 का मतलब पता ही आपको, Z1 की वैल्यू क्या है, x1 प्लस आयोटा y, यहां पर प्लस ले लो तो प्लस ले लो, फिर Z2 x2 प्लस आयोटा y2 दोनों को ऐड करो,
ऐड करने के बाद दोनों का मैग्नीट्यूड निकालो, आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, यहां से ऑब्जर्व हो जाएगा। तो प्रूव करना है तो बाय डेफिनेशन प्रूव करो। ठीक है, बाय डेफिनेशन प्रूव करो। हैदराबाद भी सर मैथ्स के लिए ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, हैदराबाद भी ठीक है। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी सब अच्छे हैं, देखो हैदराबाद अच्छा है, बीएचयू अच्छा है, डीयू अच्छा है, जामिया सब अच्छे हैं भाई। पढ़ने हमारे पढ़ने के ऊपर है कि हम पढ़ते कैसे हैं। होते सभी अच्छे हैं, ऐसा नहीं कोई खराब होता है कोई नहीं होता, नहीं, सभी हम उसका यूटिलाइज कितना कर पाते हैं उस पर डिपेंड करता है। हैदराबाद और बीएचयू में से बेस्ट कौन सी है मैथ्स के लिए? दोनों ही बेस्ट है भाई। बीएचयू में चले जाना मैं तो कहूंगा, बाकी क्योंकि बीएचयू आईआईटी बीएचयू भी ना वो कैंपस सटा हुआ है तो ज्यादा एक्सपीरियंस वहां मिल सकता है। बाकी हैदराबाद यूनिवर्सिटी कम नहीं है, जो भी आपको घर के पास लगे उधर चले जाओ, दोनों ही बेस्ट है भाई। सर क्या मैं प्राइवेट 19 यूनिवर्सिटी से एमएससी करके भी अच्छे यूनिवर्सिटी में लेक्चरशिप कर सकता हूं या सिर्फ आईआईटी? और कर सकते हो भाई, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छी यूनिवर्सिटी से आप पढ़ के फिर देखो अच्छी यूनिवर्सिटी से आप पढ़े हो, वहां से आपने मास्टर, आपको लेक्चरशिप करना है, लेक्चर्स लगना है ना, लेक्चर अगर आपको लेक्चरर लगना है तो आपको उसी नेट का एग्जाम देना पड़ेगा, नेट के एग्जाम के बेस पर जाओगे या फिर पीएचडी करनी होगी आपको। पीएचडी जितनी ज्यादा अच्छी जगह से होगी, जितना आपका पेपर, देखो कभी ये डिपेंड नहीं करता, आप देखो डिपेंड तो करता है कि आपने कहां से किए, लेकिन वो सेकंड फैक्टर है। फर्स्ट फैक्टर आपका पीएचडी के अंदर मेन काम आता है कि आपका पेपर कहां पर पब्लिश है, किस पब्लिशर में पब्लिश है, कौन सी सोसाइटी में आपका पेपर पब्लिश हुआ है, वो डिपेंड करता है। वो चीजें आप धीरे धीरे जानकारी मिल जाएगी, जैसे जैसे आप एमएससी करोगे आपको पता चल जाएगा कि पीएचडी कैसे अच्छी बोलते हैं। ये नहीं कि आपने आईआईटी के लिए तो आपकी आईआईटी अच्छी आपकी ज्यादा वैल्यू होगी, नहीं, ज्यादा वैल्यू उसकी होती है जिसकी पीएचडी का जो रिसर्च पेपर होता है वो कहां पब्लिश हुआ है, कैसे जर्नल में पब्लिश हुआ है, डिपेंड उस पर करता है। कितने पेपर आपने पब्लिश किए, कैसा आपने काम किया है, जो आपने पीएचडी में आप जो रिसर्च करोगे वो रिसर्च किस टॉपिक पर आपने किया, क्या उसकी डिमांड है, क्या आपने जो काम किया वो बहुत अच्छा है, क्या किसी ने वो अच्छा काम इतना अच्छा कि मतलब कि आपसे आपके कंपेयर में किसी ने और ने अच्छा नहीं किया हो, वो तो आपकी बहुत वैल्यू है, चाहे आप लोकल यूनिवर्सिटी से क्यों ना हो। ठीक है, डिपेंड करता है। बस ये है कि आईआईटी से हम क्यों जाना चाहते हैं, क्यों आईआईटी में माहौल मिलता है, हमें वो एनवायरनमेंट मिलता है ताकि हमारा जो पेपर है उसकी हमें नॉलेज मिल सके अच्छे से, क्योंकि वहां सब पढ़े लिखे होते हैं, सबके लिंक होते हैं, तो वो आपको माहौल मिल जाता है आईआईटी में बहुत इजीली रेदर देन लोकल यूनिवर्सिटीज, क्योंकि लोकल यूनिवर्सिटीज में इतना कॉन्टेक्ट नहीं होते, ना ही इतनी जान पहचान होती, ना ही इतनी अवेयरनेस होती है कि कहाँ क्या चल रहा है ना, होती है अवेयरनेस लेकिन इतनी नहीं होती, जो मेरा मानना है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, तो इतनी नहीं होती कंपेयर टू आईआईटीज, एनआईटीज, आइजर्स, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, अगर हम लोकल यूनिवर्सिटी की बात करें तो इसलिए बेस्ट होता है। तो पहले तो बेस्ट की तरह ट्राई करो, फिर उसके बाद तो भाई ऑप्शन तो है ही। सर घर के पास तो बीएचयू ही है, तो वही बेस्ट है भाई, वही बेस्ट है ना, घर के पास बीएचयू है, अगर आपको बीएचयू में लेना है तो बीएचयू में कर लो, बीएचयू से कर लो। सर जैम में इतनी मेहनत की है फिर भी कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा, और क्या कमी रह गई होगी? तो क्या कमी रही राघव, ये तो आप बता सकते हो ना, आपने पेपर दिया, क्या कमी रही? इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब तो आप ही दे सकते हो। क्या आपसे टाइम मैनेज नहीं हुआ, क्या आपने किसी क्वेश्चन को ईगो पे ले लिया, या फिर आप पैनिक कर गए, वहां घबरा गए, या एक से दो मतलब 2 से 4 क्वेश्चन आपसे नहीं बने होंगे, आप पैनिक कर गए होंगे, वहां घबराहट के चक्कर में फिर माइंड चलता नहीं है तो हो गया, या फिर आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए थे, इसके चक्कर में आपको सोचने में टाइम लग रहा था क्वेश्चंस को कि किस तरीके से मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो ये डिपेंड, अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, वो डिपेंड करेगा कि आपने किस फैक्टर को फेज किया है ना, तो वो डिपेंड करता है। बाकी ये कर लेना रिवीजन, बाकी इतना ही है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। कॉम्प्लेक्स नंबर आज हमने जाना कि व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या होता है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, पोलर रिप्रेजेंटेशन, प्रॉपर्टीज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस। तो ये बेसिक चीजें थी आज के लेक्चर में, मैंने थोड़ा फास्टली कराया है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और इतनी नॉलेज आपको पहले से है, क्योंकि इतना तो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे फ्रेश माइंड से आर्गुमेंट। आर्गुमेंट एक ऐसा है जहां से क्वेश्चंस बनने के बहुत चांसेस होते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट पर। ठीक है, तो कल प्रिंसिपल आर्गुमेंट हम डील करेंगे। होमवर्क यही रहेगा, प्लीज एक बार मेरे कहने से प्लीज इसको रिवीजन जरूर करके आना, रिवीजन जरूर कर लाना, रिवीजन जरूर करना लेक्चर का। आपको पता होना चाहिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरीके से ऐड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करें तो किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, जेड है तो जेड का कॉन्जुगेट क्या होगा, एडिटिव यूनिवर्स क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स क्या होगा, पोलर फॉर्म क्या होगी, ये आपको पता होना चाहिए। थीटा निकालना अभी नहीं आ रहा,
कोई बात नहीं, कल के लेक्चर के बाद सीख जाओगे। ठीक है, तो ये चीज पता होनी चाहिए। इतनी सी बेसिक चीजें हैं बस। कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो आप ग्राफिकली, वो आपको पता होना चाहिए। बाकी आज के लेक्चर में इतना ही है, इतना ही करके लेके आना है आपको, ज्यादा परेशान मत होना। तो भाई जो भी स्टूडेंट्स नए हैं यहाँ पर, जिन्होंने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर रखा अब तक, आई थिंक साकार 1.0 वाले स्टूडेंट्स होंगे, तो प्लीज आप भी ज्वाइन कर लेना और डिस्कस कर सकते हो ग्रुप पर। जो भी कोई क्वेरी होगी आप टेलीग्राम चैनल के जरिए पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये टेलीग्राम लिंक है, इसको स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो जिन्होंने अभी तक नहीं किया। बाकी तो मोस्टली लोगों ने कर रखा है, वेल एंड गुड। 2 ग्रुप है भाई, चैनल और डिस्कशन, इतना है ना, आप सबको पता है। तो दोनों ज्वाइन कर लेना, चैनल को भी और डिस्कशन ग्रुप को भी, क्योंकि जो कुछ इंफॉर्मेशन होती है वो चैनल पर मैं शेयर करता हूं और जो डिस्कशन है हम डिस्कशन ग्रुप पर करते हैं, तो दोनों ही बेनिफिशियल है भाई। यस, तो अब आते हैं बातचीत करने पर। तो पूछिए क्या पूछना है, अब आपको पूछिए। ठीक है, टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं, अब आप पूछ सकते हो। आज का टॉपिक कंप्लीट। यस सर, कैन आई स्टडी फ्रॉम लोकल यूनिवर्सिटी एंड स्टिल स्कोर गुड इन? यस महेश, आप बिल्कुल कर सकते हो, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। वाईटी पर क्लास 4 बजे से चलेगी, 15 मिनट बाद। ठीक है, 15 मिनट बाद 4 बजे से। चार बजे क्लास है वाईटी पर, वाईटी पे मिलेंगे ना, सीयूटी पीजी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम, ऑर्डिनरी डिफरेंस डिस्कस करेंगे। लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चंस आपको केशव सर करा रहे हैं, ठीक है, तो उनसे पूछ लेना जो भी आपको डाउट्स आए। पेपर्स मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम है ना चैनल पर ही। 21, 22, 23, 24 ये 4 साल के पेपर सीयूटी पीजी के विद आंसर की मैं आपको शेयर कर दूंगा। लेकिन ध्यान रखना, आंसर की आपको बाद में देखनी है, पहले आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। ठीक है, मैं आपको अभी शेयर कर, अभी नहीं, क्लास के यूट्यूब की क्लास के बाद मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, ग्रुप पर, चैनल पर, अपने चैनल पर मैं शेयर कर दूंगा। वाईटी पर हर रोज क्लास चलेगी और ठीक 4 बजे। कल, आज मेरी है, कल आई थिंक यस सर की है, परसों भी यस सर की है, फिर केशव सर की है, ऐसे चलेगी। सर ग्रुप थ्योरी है क्या सीयूटी पीजी में? ग्रुप थ्योरी, हाँ ग्रुप थ्योरी सीयूटी पीजी के सिलेबस में है। ग्रुप थ्योरी भी है, रिंग थ्योरी भी है। त्रिशा सर आईआईटी के लिए कितने मार्क्स होने चाहिए? देखो सामवीर, मैं फिर से कहता हूं, मैं मार्क्स पर कभी डिपेंड मत रहो। मार्क्स पर डिपेंड रहो तो सोच के चलो कि 40 के अराउंड मार्क्स होने चाहिए आपके, 30 प्लस, अगर जनरल में हो 40 प्लस, ओबीसी में हो 30 प्लस, ये मिनिमम स्कोर है। इसमें भी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन रैंक के ऊपर भरोसा रखो, रैंक आपकी जितनी अच्छी है उतना है ना, उतना अच्छा है। सर हाउ टू डू गुड पीएचडी इवन थो आई एम नॉट फ्रॉम आईआईटी, हाउ टू फाइंड गुड कनेक्शन? महेश, तो देखो आप ना अलग अलग यूनिवर्सिटी के ना गाइड को सर्च करो कि उनका काम किस में चल रहा है। आप यूनिवर्सिटी की साइट पर जाओ, आईआईटी की साइट पर जाओ, वहां से देखो कि कौन प्रोफेसर किस में पीएचडी करा रहा है और किसकी डिमांड है। यूट्यूब पर सर्च करो, रिसर्च स्कॉलर होता है, गूगल रिसर्च स्कॉलरशिप है ना, रिसर्च स्कॉलर, आप उधर जाओ, आप डालना गूगल पर रिसर्च स्कॉलर, तो आपको एक साइट खुल के आएगी, वहां पर बहुत पेपर है, पब्लिश होते रहते हैं, उधर देखो। तो ये तो, और आप जहां से पीएचडी कर रहे हो लोकल से, और जिसके अंडर पीएचडी करोगे तो उनको भी पता होगा। ऐसा नहीं है कि अगर उन्होंने कहीं ना कहीं से पीएचडी कर रही होगी तो वो नॉर्मल इंसान नहीं है भाई, जिसके अंडर आप पीएचडी कर रहे हो, वो उन्होंने भी घाट घाट का पानी पिया होगा, उनको पता होगा कि कहां से क्या हो रहा है, उनसे भी आप सलाह ले सकते हो। इनर प्रोडक्ट स्पेस है क्या सीयूटी के सिलेबस में? आई थिंक नहीं है। जितना जैम का सिलेबस है लिनियर अलजेब्रा का वो वही है, उससे आगे नहीं है। ठीक है, डायगोनलाइजेबिलिटी तक की ही है आईआईटी जैम के अंदर, तो उतना ही करना है आपको एक्स्ट्रा। देखो मैंने लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन इसलिए नहीं करा रहा, इजी आप कर लोगे। बाकी केशव सर पढ़ा रहे हैं, केशव सर है ना, केशव सर आपको अच्छा कराएंगे, ऐसी बात नहीं है, आप उनसे क्वेश्चंस कर लेना। अगर नहीं, ठीक है, आप मेरे से भी क्वेश्चंस कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, आप चाहो तो मेरे से भी कनेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम के जरिए और क्लास में भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो वो भी मैं करा दूंगा। बाकी मैं आपको, कोशिश मेरी रहेगी, क्योंकि लीनियर अलजेब्रा आई होप आप लोगों का अच्छा है, आप कर लोगे, तो मैं कमांड हासिल करवा रहा हूं आपका ओडी में और कॉम्प्लेक्स में। तो लीनियर आपका पक्का है ही, तो लीनियर हो गया, ओडी हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। मैं कह रहा हूं ये 3 टॉपिक आपने अच्छे से करे, और फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल सेवरल वेरिएबल तो आपका अच्छा ही है ना, ये सर ने आपको कराया रखा है, तो वो कर लो बस, इतना ही काफी है।
मैं कहता हूं कि 10-10 क्वेश्चन लगभग आते हैं हर टॉपिक से, एवरेज की बात करूं मैं, एवरेज जैसे ओडी से 9 या 10 मार्क्स, 9 या 10 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। नेगेटिव मार्किंग होती है, एक क्वेश्चन गलत तो 1 नेगेटिव मार्क्स, जो क्वेश्चन गलत हुआ वो तो गलत हुआ, 4 नंबर तो कट हो गए, प्लस में एक नेगेटिव मार्किंग और हो जाती है। तो पेपर में भेजूंगा, उस पर सब लिखा हुआ है, वो देख लेना आप। सर बीएससी के पेपर और सीटीपीजी दोनों एक साथ पढ़ रहे हैं हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता देवदत्ता, आप यूनिवर्सिटी जो है उस पर आप एक लेटर लिख देना, कंप्लेन कर देना, वो एग्जाम अगर सेम डे पर है तो वो पोस्टपोन हो जाएगा आपका, कौन सा, यूनिवर्सिटी का एग्जाम, ठीक है। सीयूटीपीजी का तो उसी दिन रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि सेम डे पर रखेंगे, चेंज हो जाएगी वो डेट शीट चेंज हो जाएगी आप लोगों की। सर रिंग थ्योरी कौन पढ़ा, संजीव सर आपको रिंग थ्योरी पढ़ा रहे हैं। सीयूटी रैंकर के लिए कैसे पढ़े, जैसे हम सीयूटी पीजी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे आपको अभी यूट्यूब पर, वैसे ही आपको करना है, ठीक है। तो आना वहां पर आपको समझ में आ जाएगा कैसे आपको करना है। सामवीर प्लीज गिव मी ओवरऑल मैथमेटिक्स सीयूटी पीजी सिलेबस विद हाई वेटेज। भाई साहब खुद से एनालिसिस करो, कुछ काम खुद भी कर लिया करो, बस कराया चाहिए, खुद से मेहनत नहीं करना चाहते, तभी तो ये चीज हालें होती हैं। देखो बुरा मत मानना, ये चीजें तभी हाल, आपका हाल जो है बेहाल तभी होता है जब आप खुद से चीजें ऑब्जर्व नहीं करते, बस दूसरा कोई ऑब्जर्व करके दे दे, अपना दिमाग चला नहीं है, खत्म। ऐसे थोड़ी होता है, आपको तो कम से कम यहाँ पर सॉल्यूशन कराए जा रहे हैं पीवाईक्यूज के। मैंने अपने टाइम पे बता रहा हूँ, 2017 की बात है, 17 में मैंने दिया था, 18 में दिया था मैंने, तो हमको तो पीवाईक्यूज कराए ही नहीं जाते थे, खुद से करते थे, खुद एक एक क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करते थे, क्या रीजन, क्या हमने जो किया है सही है कि गलत है, इतना तक नहीं पता होता था हमें कि जो हमने किया है वो सही किया है, सही अप्रोच है, गलत अप्रोच है, इतना तक नहीं पता होता था। हम आंसर मैच करते थे ऑफिशियल आंसर की डाउनलोड करके, उधर से मैच करते थे, उधर मैच हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो इसका मतलब हमने कुछ ना कुछ गलत किया है। हमको कोई बताने वाला भी नहीं था कि क्या हमारा ऑप्शन सही आया है। यहां तो आपको डीपीपीज मिल रहे हैं, वहां पर ऑप्शंस होते हैं, पता होता है सबका किस तरीके से कैसा सॉल्यूशन है। हमको तो जब कहीं से अरेंज करके हम असाइनमेंट जब करते थे, कहीं से मटेरियल इकट्ठा कर लिया, तो वहां पर भी सॉल्यूशन नहीं होते थे, बस क्वेश्चंस होते थे, वो सॉल्व करते थे हम। तो तब सोचो कितना डिफिकल्ट है। आजकल आप, मुझे नहीं लगता कि आप लोग कर पाओगे, बहुत से स्टूडेंट जो करते हैं उन्हीं की रैंक आती है, जेन्युइन बता रहा हूं, जो ये चीजें ऑब्जर्व करते हैं, जो खुद से करते हैं ना क्वेश्चंस को प्रैक्टिस, उन्हीं की रैंक आती है। और मैं आपको यही सलाह दूंगा, 1 महीना है, खुद से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, खुद का दिमाग लगाओ, आंसर की आपके पास है, आंसर मैच करो। नहीं मैच हो रहा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो आपने प्रोसीज किया, जो आपने मेथड अप्लाई किया है, वो उसमें कहीं ना कहीं कमी है, उसमें कहीं ना कहीं कमी है, या आपने गलत अप्लाई किया है, या वो जो मेथड है वो उस क्वेश्चन के लिए बनाई ही नहीं है, आपने गलत कंसेप्ट लगा दिया। यही चीज है, ये चीज ऑब्जर्व करो, पेपर आपको ऑब्जर्व करना है, तभी तो आप पेपर को ऑब्जर्व करोगे, तभी तो आपको समझ में आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स का आ रहा है, ये आपके माइंड में फीड करेगा, ये आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है, सच में ही बूस्ट करता है भाई। मेरा तो होता था उस टाइम, आपका पता नहीं, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता ही नहीं होता, खुद से जब एनालिसिस करते हो, किसी का और का करा हुआ एनालिसिस आपको आ जाएगा तो उससे इतना दिमाग नहीं चलता। बी जेन्युइन, ठीक है, खुद से करो इस चीजों को, बाकी तो यूट्यूब पर तो अवेलेबल होता है, बाकी मैं तो रिकमेंड करूंगा खुद से करो। ओडी का मैंने आपको बता दिया है, कॉम्प्लेक्स का भी मैं बता दूंगा। तो ओडी के आपके सीयूटी पीजी के अंदर 9 से 10 क्वेश्चन आते हैं, मिनिमम 10, मैक्सिमम 10 प्लस आ जाता है, मतलब 9 प्लस आता है, मिनिमम 9 है, बाउंडेशन कुछ नहीं है कि हो सकता है 10 आ जाए, 11 जाए, लेकिन 9 से कम क्वेश्चन नहीं आते आपके सीयूटी पीजी के अंदर। ये मैंने 4 साल के पेपर ऑब्जर्व किए थे कल रात पूरी बैठकर, तो आपको भी ये काम करना चाहिए। सर शुड आई गो फॉर नियर बाय सेंट्रल यूनिवर्सिटी और AIM फॉर और ओके और एम फॉर DU हैदराबाद BHU एक्सेट्रा। देखो महेश, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कोशिश करो अच्छी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो जाओ भाई। आपके अगर नियर बाय कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और उससे बेस्ट आपकी मान लो DU है, DU इज द बेस्ट यूनिवर्सिटी, अगर आपके जो पास है देन गो फॉर DU, ठीक, भागदौड़ तो कर सकते हो ना भाई, तो बेस्ट के लिए जाओ ना, जो बेस्ट है तो बेस्ट के लिए अप्रोच करो, क्यों आप नजदीक के लिए चक्कर में पड़ रहे हो। हाँ, अगर कुछ यूनिवर्सिटी आप कंपेयर करो, जैसे अभी एक स्टूडेंट ने बोला कि सर मैं BHU से हूं, BHU के पास BHU पास पड़ती है और हैदराबाद यूनिवर्सिटी, तो BHU और आपका हैदराबाद यूनिवर्सिटी बराबर है, आप किसी में भी एडमिशन ले सकते हो, देन गो फॉर जो नियरेस्ट है। अगर रैंकिंग बराबर लगती है आपको, एक दो से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अगर वो सेम पोर्शन है तो आप नजदीक के लिए जा सकते हो। चलिए ठीक है, 4 मिनट बाद क्लास है भाई, अभी खत्म करते हैं।
यूट्यूब पर बात करते हैं, ठीक है। अभी क्लास खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी ठीक 4 बजे 5 मिनट बाद। तो और बाकी बैच में मिलेंगे नेक्स्ट डे, कल ठीक 2 बजे। तब तक पढ़ते रहिए और